So let's start. This is our lecture number 7. We'll do the questions in this lecture. हम लोगों ने अभी तक जो भी concepts पढ़े हैं उस पर we are going to apply some questions. So हम लोगों ने बेसिक देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा अभी तक हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उसके अंदर सबसे पहले हमने पढ़ा फोर्स क्या होती है, फिर हमने पढ़े हाउ द फोर्स इज़ लिंक्ड विथ फोर्स और बॉडीज़ का इंट्रैक्शन, हाउ इट इज़ लिंक्ड विथ मैथमेटिकली फॉर्मुलेटेड बाय न्यूटन. सो इन इट्स 3 लॉज, तो न्यूटन के 3 लॉज पढ़े. पहला लॉ हमने पढ़ा विच डिफाइंस द इनर्शिया, कि बॉडी अपने आप नहीं मूव कर सकती, इट नीड्स सम एक्सटर्नल फोर्स टू मेक इट मूव, सम अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड. सेकेंड हमने पढ़ा कि we have studied when we applied a force on the body, what happens with the body, how its velocity got changed, how its velocity changed with the rate of time. So we have studied that second law in terms of rate of change of momentum. ठीक है, तो second law define quantitatively what will happen what will happen on the object when the force is applied. ओके, सो दिस इज़ व्हाट वी हैव स्टडीड इन द सेकेंड लॉ. सो सेकेंड लॉ का ही एक्सटेंशन हम लोगों ने देखा. कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ा हमने कि अगर एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो हो जाए किसी भी सिस्टम में और आइसोलेटेड सिस्टम है अगर सपोज, और कंजर्वेशन और मेरी एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो हो जाए, इन दैट केस द लीनियर मोमेंटम इज़ कंजर्व. दैट इज़ व्हाट वी हैव स्टडीड. अलॉन्ग विद दैट उसी का एक्सटेंशन हमने देखा सेकेंड लॉ का. वी हैव स्टडीड इम्पल्स हमने देखा. इट इज़ नथिंग बट अ लार्ज फोर्स फॉर अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम. सो इम्पल्स में हम लोगों ने देखा वी हैव सीन इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशंस, और उसके बेसिस पे वी हैव डन सम क्वेश्चंस इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन के ऊपर. फिर इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन के बाद हम लोगों ने वी हैव शिफ्टेड टू न्यूटन्स थर्ड लॉ. जो थर्ड लॉ हमने देखा कि थर्ड लॉ में जो बॉडी इट टेल्स यू अबाउट अदर बॉडी, जो बॉडी फोर्स लगा रही है मेरे ऑब्जेक्ट पे उसके बारे उस बॉडी पे क्या असर हो रहा है उस फोर्स का. दैट इज़ व्हाट वी हैव स्टडीड इन द न्यूटन्स थर्ड लॉ, के जो दूसरी बॉडी है उस पर क्या इम्पैक्ट आ रहा है. सो हमने दूसरी बॉडी के बारे में पढ़ा, दूसरी बॉडी पे जो इम्पैक्ट आ रहा है उसके बारे में पढ़ा न्यूटन्स थर्ड लॉ में, विच वेयर वी गॉट इट के जितनी भी फोर्सेस होती हैं अगर बॉडी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रही है तो ऑब्जेक्ट भी सेम फोर्स बॉडी पे लगाएगा. दैट इज़ व्हाट वी हैव स्टडीड एक्शन एंड रिएक्शन. तो दीज टू फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, एक्ट साइमल्टेनियसली एंड एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज. दैट इज़ व्हाट वी हैव स्टडीड इन न्यूटन्स थर्ड लॉ. उसके बाद फिर हमने we have seen the dynamics of motion. Dynamics of motion में हमने देखा कि if we apply force on the body, how we have studied the parameters के we have studied the acceleration, we have studied different parameters of motion of an object after applying the force with the help of Newton's second law. उसके बाद हमने देखा connected bodies का movement, how they are interlinked in terms of whenever they are on the pulley, whenever they are on the wedge. So we have studied the constrained motion के each and every body, अगर multiple objects हैं अगर body में, if they are connected, so their motion is always connected. So कुछ ना कुछ relation होगा if it's connected, if the bodies are connected. तो वो relationship find out करने के लिए we have seen the constraint के constraint के अंदर हमने देखा the physical restrictions of a body to move in certain direction, कि body cannot move in all the direction, there is some physical restraints are there. So हमने देखे वो constraint relationships देखे. constraint relationships में हम लोगों ने बेसिकली देखा पुली सिस्टम देखा. सबसे पहले हमने पुली एंड ब्लॉक सिस्टम, तो उसके अंदर हाउ आर रिलेशनशिप्स आर देयर बिटवीन डिफरेंट एक्सेलरेशन और डिफरेंट वेलोसिटीज़. उसके बाद हम लोगों ने देखा वेज सिस्टम देखा, वेज के ऊपर, ठीक है. देन द थर्ड वी हैव सीन द पुली वेज सिस्टम, और लास्ट में हम लोगों ने जनरल कंस्ट्रेंट देखे. तो ऑल द कंसेप्ट्स विच वी आर स्टडिंग, उसके साथ साथ हम थोड़े बहुत क्वेश्चंस लगा रहे थे. अब ये सेशन है इट इज़ ऑल अप. फिर उसके बाद हमने एक और टॉपिक आई मिस्ड इट इज़ वी हैव स्टडीड द स्प्रिंग फोर्स. सो स्प्रिंग फोर्स के ऊपर हमने देखा कि हाउ स्प्रिंग फोर्स इज देयर व्हेन इट्स कंप्रेस्ड, व्हेन इट्स एलोंगेटेड, और उसके अंदर हमने देखा स्प्रिंग फोर्स को अगर कट कर दे तो आफ्टर कटिंग दैट व्हाट विल बी द impact of motion on the body. So that is what we have studied in terms of our concepts. So this session is all about कि जो भी हमने concepts पढ़े हैं उसका further application है through these questions. So we'll try to understand those concepts with these set of questions. ठीक है. So this session is all about the questions only. So let's begin. So we'll start with the first question. पहला क्वेश्चन है. पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि विल स्टडी के दो पुलीज हैं, ठीक है, और दिस पुली इज़ फिक्स पुली यहाँ से एक एंड से, और दूसरी इट इज़ कनेक्टेड विद अ मूवेबल पुली, और इसका भी एक एंड कनेक्टेड है विद द ग्राउंड, और दूसरा एंड ये मैन ने पकड़ा हुआ है, इट इज़ पुशिंग इट डाउन विद सम फोर्स एफ. ठीक है, इट इज़ पुशिंग इट डाउन विद सम फोर्स एफ.
तो हमसे पूछा गया है कि, और ये प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा हुआ है और हमें दिया हुआ है मैन का वेट 60 kg है, दिस मैन वेट इज 60 kg, और प्लेटफॉर्म का वेट, दिस प्लेटफॉर्म वेट इज 20 kg। ठीक है, हमसे पूछा गया है व्हाट विल बी द फोर्स टू सपोर्ट द प्लेटफॉर्म, कि यहाँ पे ये कितनी फोर्स लगाए, जिस बिकॉज ऑफ दिस फोर्स ओनली द टेंशन विल कम, बिकॉज ऑफ टेंशन ओनली दिस विल होल्ड, because of tension only the platform will hold, because of this tension only this tension will come, and this tension will come, and because of this platform will be hold. So we have to find out कि वो कितनी force लगाए to support the platform। फिर दूसरा पूछा है what will be the normal by the platform on the men, और तीसरा पूछा है कि मेरा प्लेटफॉर्म का वेट कितना होगा मैक्सिमम जो कि मैन सपोर्ट कर पाए। ठीक है, अगर वेट बढ़ता जाएगा प्लेटफॉर्म का तो टेंशन कुड नॉट, दिस फोर्स कुड नॉट एबल टू होल्ड द प्लेटफॉर्म, के अगर इसका वेट आप बढ़ाते जाओगे तो ऑब्वियसली मैन के पास एक लिमिटेड पोटेंशियल, लिमिटेड मस्कुलर एनर्जी है टू अप्लाई द फोर्स। तो एक लेवल के बाद दैट द मैन विल राइज अप इन द एयर, द मैन विल, इन दोनों के बीच में जो कॉन्टैक्ट्स है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, सो दैट मीन्स एट दैट पॉइंट दैट इज़ अ मैक्सिमम वेट दैट अ मैन कैन होल्ड। ठीक है, कि जब तक ये एन जीरो नहीं हो जाता। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट वी हैव टू राइज, बिकॉज अदरवाइज जैसे वो प्लेटफॉर्म का वेट बढ़ेगा तो प्लेटफॉर्म विल स्टार्ट मूविंग डाउन, मैन विल स्टार्ट मूविंग अप, इन दोनों के बीच में रिलेटिव डिस्टेंस आ जाएगा एंड द नॉर्मल रिएक्शन विल बी जीरो। ठीक है, सो वो मैक्सिमम वेट बताना है मेरे को प्लेटफॉर्म का, ये जब तक ये मैन होल्ड कर पाए। ठीक है, सो दीज आर द 3 पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सो स्टार्ट करते हैं, पहले हम लोग एफवीडी बनाते हैं तीनों की। ठीक है, ठीक है, तो पहले हम लोगों ने मैन की बनाई, मैन इज पुशिंग इट डाउन विथ फोर्स एफ, तो सेम फोर्स एफ बिकॉज ही इज पुशिंग इट डाउन, सो सेम टेंशन इट विल बी कमिंग अप हियर विच इज इक्वल टू माई फोर्स ओनली। ठीक है, internal forces is because of friction that we have seen in the previous chapters also, but that is the internal force. But externally if we pulling it down with force F, the same tension will come in the string here, this tension, or same tension along this away from this point, this tension will also come TT। ठीक है, और ये पूरी स्ट्रिंग सेम है तो इन तीनों पे सेम फोर्स आएगी, यहाँ पे भी दिस इज T1। ठीक है, सो वी टेक इट दिस इज T1 एंड T1 इज इक्वल टू फोर्स। ठीक है, और इस पे फिर दैट वी नो दैट वी हैव बीन गिवन के पुलिस मासलेस इन द पुलिस मासलेस एंड वेटलेस, और माय स्ट्रिंग्स आर आल्सो मासलेस फ्रिक्शनलेस एंड इनएक्सटेंसिबल। ठीक है, तो ये यहाँ पे मेरी जो टेंशन आ गई। ठीक है, एंड इन ऑन दिस पॉइंट देयर विल बी अ डिफरेंट टेंशन, वी टेक इट एज T2। ठीक है, वी टेक इट एज T2। सो we know that okay, because this is massless pulley, so obviously this tension T2 will be 2 times of T1, that we know that। Okay, but anyways we'll in our coming session in this section we will do this thing also। ठीक है, T is equal to T2 is equal to 2 times of T1, we have already seen it but we'll see it again। so let's start with the FVD of मैन के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं। ठीक है, एक तो ये टेंशन लग रही होगी ऊपर। ठीक है, दैट इज इक्वल टू दिस F which is मैन is pulling it down। ठीक है, ये इस पॉइंट पे टेंशन लग रही होगी ऊपर, एक इसको नॉर्मल मिल रहा होगा और इसका खुद का वेट mg लग रहा होगा। दीज 3 आर द फोर्सेस ऑन द मैन। ठीक है, एफबीडी हमने देखा था दैट इज द फोर्सेस विच इज ऑन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट दूसरों पे लगा रहा है वो नहीं, केवल जो ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही है फोर्सेस, दैट फोर्सेस वी हैव टू टेक। ओके, सो यहाँ पे मेरा नॉर्मल आ गया, टेंशन आ गई ऊपर। ठीक है, एंड द मास आ गया एंड द टेंशन इज इक्वल टू एफ। ठीक है, नाउ विल सी द प्लेटफॉर्म, इस प्लेटफॉर्म को देखते हैं। प्लेटफॉर्म के ऊपर 2 टेंशन ऐसे लग रही है और एक नॉर्मल ऐसे आ रहा होगा इसका। ठीक है, ये 3 फोर्सेस आ रही हैं और एक प्लेटफॉर्म का अपना वेट होगा। ठीक है, प्लेटफॉर्म का अपना वेट हो गया mg नीचे, ये नॉर्मल रिएक्शन आ गया मेरा n, और ये 2 टेंशन्स आ गए मेरे ऊपर, दिस 2 टेंशन्स आ गई। ठीक है, तो ये 4 फोर्सेस मेरी प्लेटफॉर्म के ऊपर हो गई। पुली के ऊपर क्या है मेरी, ऊपर मेरी T2 लग रही है और नीचे मेरी ये अवे फ्रॉम दिस इज T1, एंड आई नो because my pulley is massless, so T2 minus 2 times of T1 is equal to m pulley acceleration, और ये massless है तो this will get equal to this, so T2 is equal to 2 times of T1। ये यहाँ से इक्वेशन आ गई मेरी। ठीक है, now we'll apply the Newton's first and second law in this condition। ठीक है, so man is at equilibrium and this is also at equilibrium, no acceleration is there, so we will equate the forces only। तो यहाँ पे n प्लस T1 इज इक्वल टू mg। ठीक है, और यहाँ पे सेकंड में दे रखा है T1 प्लस T2 इज इक्वल टू n प्लस mg। ठीक है, यहाँ से आई पुट द वैल्यू ऑफ T1, T2 की वैल्यू मैं यहाँ से उठा के डाल देता हूँ। आई पुट द वैल्यू ऑफ T2 है, सो यहाँ पे आ गया 3T1 इज इक्वल टू n प्लस mg। ठीक है, यहाँ से ये आ गया। अब मैं n की वैल्यू यहाँ से उठा दूंगा, n की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा, mg माइनस T1, जस्ट पुट दिस mg माइनस T1 एज n एंड mg इज गिवन टू यू। यहाँ से T1 इधर ले आओ एंड यू गॉट द वैल्यू ऑफ T1 एज f
m प्लस एम जी बाई 4, ठीक है। m प्लस एम आपको दे रखा है, दिस इज 60 20, सो 80 800 बाई 4 इज 200 न्यूटन आपकी वैल्यू आ गई टेंशन की, ठीक है। T1 की टेंशन की वैल्यू आ गई। अब इस T1 को आई नीड टू फाइंड आउट द फोर्स निकालनी है, सो फोर्स इज नथिंग बट माई T1, force nothing but my T1, so force की value आ गई। now I have to find out the normal reaction, so I'll just put this value of F here in this equation। so if I put the value of T1 here in this equation, so this is my equation now, and यहाँ पे मैंने उठा के इसकी वैल्यू डाल दी 200 न्यूटन। अगर मैं यहाँ पे 200 न्यूटन डाल दूँ, so this is my mg is given to me 600 न्यूटन, 600 minus 200, n की वैल्यू आ गई मेरी 400 न्यूटन, ठीक है। नाउ मेरे को थर्ड केस दे रखा है। अब मेरे से पूछा है कि प्लेटफॉर्म का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा ताकि मैन कैन सपोर्ट, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब मेरा नॉर्मल रिएक्शन ऑलमोस्ट अप्रोचेस टू 0 होगा। तो नाउ इस सिचुएशन में आई जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ T1 हेयर, जो मेरी ये क्वेश्चन आई है m प्लस एम, इस वाली क्वेश्चन को आई जस्ट पुट इट हेयर, और इससे मैंने निकाला यहाँ पे आगे मेरा 4n m प्लस एम जी इज इक्वल टू 4mg, ठीक है। एंड आई जस्ट टेक दिस mg आउट बिकॉज दिस इज नथिंग बट द वेट ऑफ द प्लेटफॉर्म, जो कि हमें चाहिए कितना वेट मैक्सिमम मैन होल्ड कर सकता है। तो mg हो गया, और इधर ये हो गया mg ये इधर चला गया, तो 3mg आ गया यहाँ पे माइनस 4n। अब यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ mg कितनी होगी जब ये मेरा n 0 हो जाए इन दिस इक्वेशन, ठीक है। अगर n की कुछ वैल्यू रहेगी यहाँ पे, सो ऑब्वियसली दिस mg विल बी लेसर देन 3mg, सो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इसकी mg की, इज माई 3mg, ठीक है। दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ माई वेट दैट अ मैन कैन होल्ड। इसकी वैल्यू 0 हो जाए तो मैक्सिमम इज 3mg, ठीक है। सो 3mg कितना आ गया मेरा, 3 इंटू मैन का वेट कितना देखा 60 इंटू 10, सो दैट इज 1800, दैट इज माई maximum value of the weight that a man can hold, right? Clear? So 3 part of the questions were there and we have solved three parts, okay? So now we'll move on to the next question, ठीक है। ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सो लेट्स सी। सो यहाँ पे दो ब्लॉक दे रखे हैं, ये पुली के ऊपर से इस वेज के ऊपर जा रहा है ब्लॉक, और जस्ट ये अभी यहाँ पे स्टार्टिंग यहाँ से कर रहा है एंड इट विल कीप ऑन मूविंग डाउन, ठीक है। और ये वेज दे रखा है मेरे को, ठीक है। ये मेरे को सिचुएशन दे रखी है कि एक ब्लॉक ये है और एक ब्लॉक मेरा ये सपोज ये पे है, ठीक है। और जब ये ब्लॉक इधर की साइड मूव करेगा, वेज इधर मूव करेगा, बिकॉज वेज के ऊपर एक तो इसका नॉर्मल लग रहा होगा और एक इधर ये टेंशन आ रही होगी, सो विच विल मेक द ब्लॉक वेज मूव दिस डायरेक्शन, ठीक है। इस डायरेक्शन में ब्लॉक वेज मूव करेगा, क्योंकि इसके ऊपर एक तो टेंशन इधर लग रही है और एक इसका नॉर्मल भी आ रहा होगा इसका, और ठीक है एक इसका नॉर्मल भी आ रहा होगा। सो अगर इसको रिजॉल्व करेंगे तो नॉर्मल इस डायरेक्शन में आ गए, टेंशन इस डायरेक्शन में आ गए, विच विल मेक द वेज मूव इन दिस डायरेक्शन, और this will move, this block will move in this direction because tension is there, and this block will move in this direction, this M2 will move in this direction, this will move in this direction, and this will move in this direction. So now let us assume the values। पहले देख लेते हैं हमें क्या क्या और दिया हुआ है और हमें क्या क्या और निकालना है, ठीक है। सो हमारे को दे रखा है M1 का वेट दे रखा है 1.3, M2 को दे रखा है 1.5, M3 दे रखा है मेरे को 3.5, ये एंगल दे रखा है 37 डिग्री। दिस इट इज़ गिवन टू मी 2 मीटर, इससे मैं ये निकाल लूँगा, दिस इज़ नथिंग बट माई 10 37 डिग्री इज इक्वल टू दिस x बाई 2, सो 2 10 37 डिग्री इज माई दिस लेंथ, ये वाली लेंथ आ जाएगी मेरी, ठीक है। दिस इज 2 10 37 डिग्री। नाउ आई हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ वेज when M2 reaches at the bottom। so M2 मैंने बोला ना यहाँ पे at time t is equal to 0, M2 यहाँ पे है and it will keep on falling and it will come up to the bottom, यहाँ पे आएगा, ठीक है। it will fall to the bottom, bottom का मतलब हो गया ये पूरी लेंथ इसने यहाँ से यहाँ तक ये इसने कवर अप कर ली वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है। सो दैट इज़ वाई वी नीड द वर्टिकल डिस्टेंस इन दिस। सो जब M2 यहाँ पे पहुँच जाएगा, बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा एट दिस पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक, उस टाइम पे मेरा वेलोसिटी ऑफ वेज कितना होगा। दूसरा मेरे को निकालना है वेलोसिटी ऑफ माई दिस मास, जब ये मेरा M2 यहाँ पे पहुँचा होगा, M2 जब मेरा यहाँ पे पहुँचा होगा, व्हाट विल बी द वेलोसिटी व्हेन इट रीचेस द बॉटम, ठीक है। तो मेरे को M2 की वेलोसिटी चाहिए और वेज की वेलोसिटी चाहिए, ठीक है। एंड द वेलोसिटी इज़ चेंजिंग बिकॉज देयर सम फोर्सेस वर्किंग ऑन इट, सो जिसकी वजह से एक्सेलेरेशन आएगा, जिस एक्सेलेरेशन की वजह से वेलोसिटी आएगी, ठीक है। सो विल फाइंड आउट। पहले तो हमें ये भी निकालना पड़ेगा जब ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसको टाइम कितना लगेगा। जब वो टाइम पता लगेगा देन ओनली वी कुड एबल टू यूज़ द इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस AT, ठीक है। यहाँ से एक्सेलेरेशन सबकी निकालनी पड़ेगी, टाइम निकालना पड़ेगा, एंड देन ओनली वी कुड एबल टू फाइंड आउट दिस। सेम वे वी कुड एबल टू फाइंड आउट दिस बाय अप्लाइंग v इज इक्वल टू u प्लस AT। इनिशियल वेलोसिटी सबकी 0 है। नाउ विल से कि सपोज
दिस इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, वेज इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद एक्सेलेरेशन b, m1 is moving in this direction with acceleration a, and m2 is moving in this direction with acceleration c. ठीक है, we have assumed it, assume all three accelerations. ठीक है, so we need to find out the value of a, b and c to calculate or answer this. ठीक है, और अगर मेरे को c ये m2 पता लग गया तो आई कैन, इफ़ मेरे को ये c पता है, so c मैं अगर इसका वर्टिकल कंपोनेंट ले लूँ तो वर्टिकल कंपोनेंट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट आने में s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा सकता हूँ मैं. यहाँ पे u 0 है, a की वैल्यू अगर मैं ये वर्टिकल ले लूँ c ये एंगल आ जाएगा, तो यहाँ से मेरा ay आ जाएगा, t मेरा निकल जाएगा, s की वैल्यू मेरे को पता है, सो यहाँ से मेरा टाइम भी निकल जाएगा. ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड. पहले मैं वर्चुअल वर्क मेथड लगा के इन तीनों एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशनशिप निकालते हैं. ठीक है, सपोज ये इधर x मूव किया, ठीक है, और ये इधर मूव किया और ये नीचे मूव किया. सो लेट्स सी कि इस डायरेक्शन में टेंशन ये है और ये a मूव कर रहा है. सो आई हैव टेकन इंस्टेड ऑफ x आई हैव टेकन द टेंशन डायरेक्टली. यू कैन टेक द x ऑल्सो. सो टेंशन इंटू a, tension into x1 is nothing but here if you take the acceleration at that point, so it will be tension into a. अगर इसको डबल डिफरेंशिएट कर देंगे, so tension into x1 इस डायरेक्शन में, इसका क्या आ जाएगा, ये टेंशन है बट मूविंग इन दिस डायरेक्शन, दैट विल बी माइनस t टाइम x2. और इसका देखते हैं इसकी टेंशन कितनी है, दिस इज t और ये x इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सो t इंटू बी, t इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है एंड दिस इज माई b, t इंटू बी. सो यहाँ पे जो मेरा टोटल आ जाएगा c का, जो मेरा आ जाएगा दिस, इफ़ आई पुट द वैल्यू, इफ़ आई डबल डिफरेंशिएट इससे t को कैंसिल कर दूँ, a प्लस बी इज इक्वल टू c. ठीक है, और ये हम ऐसे भी देख सकते हैं 1 2 3 4, अगर मैं 4 कर दूँ तो b की वजह से और a की वजह से ये दोनों डिक्रीज़ करेंगी, तो माइनस a माइनस b और इज इक्वल टू, और ये दोनों लेंथ होगी c की वजह से इंक्रीज़ करेगी, इज इक्वल टू c. ठीक है, प्लस c इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से c आ जाएगा मेरा a प्लस b. तो हम सेगमेंट मेथड से भी देख सकते हैं और वर्चुअल वर्क मेथड से भी हमारा आ गया कि दिस c इज इक्वल टू a प्लस बी. नाउ दिस c इज विद रिस्पेक्ट टू दिस c जो एक्सेलेरेशन आई है, दिस एक्सेलेरेशन c इज इक्वल टू एक्सेलेरेशन ऑफ m2 विद रिस्पेक्ट टू m3 है. ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू m3, और इसका मॉड आया है मेरा. ठीक है, ये विद रिस्पेक्ट टू वेज आई है मेरी एक्सेलेरेशन दिस. ठीक है, नॉट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू वेज आई है. ठीक है, सो वी कैन से विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी होगी इसकी, m2 की, ये c विद रिस्पेक्ट टू वेज हो गई और इस डायरेक्शन में मेरा वेज मूव कर रहा है. सो इन दोनों का जो भी रिजल्टेंट होगा दैट इज़ माई एक्सेलरेशन ऑफ m2 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मेरा यहाँ से आ जाएगा. सो नाउ वी विल सी कि विल फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ m2, एक्सेलरेशन ऑफ m2 निकालते हैं इन x डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में एंड y डायरेक्शन में. इन दोनों डायरेक्शन में निकालते हैं बिकॉज इट विल बी रिक्वायर्ड, हमें वाई डायरेक्शन में चाहिए होगी ना इसकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी आ रही होगी. सो वी नीड दैट, सो विल फाइंड इट आउट. इधर इसकी सपोज इसको मैंने ब्रेक किया, इधर विल बी दिस विल बी दिस इज थीटा, सो ये 37 है तो ये भी 37 डिग्री होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी कॉस 37 डिग्री और नीचे आ जाएगा इसका a प्लस बी साइन 37 डिग्री. तो इस डायरेक्शन में मेरी ax आ जाएगी दिस माइनस दिस. ठीक है, ये आ गई मेरी m2 की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, a प्लस बी कॉस 37 डिग्री माइनस दिस इन i डायरेक्शन. ठीक है, इस डायरेक्शन में आ गई और इसको मैंने सॉल्व किया, 37 डिग्री को डाल दिया मैंने कॉस 37 को 4/5. इफ़ आई पुट द वैल्यू एंड हैव गॉट 4a माइनस बी बाई 5, दैट इज़ माई a दिस m2 की इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन. ठीक है, दिस वन हैज़ कम. नाउ वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी आ गई, दिस इज a प्लस बी, इसका मैंने यहाँ पे किया a प्लस बी साइन 37 डिग्री. साइन 37 डिग्री कितना है मेरा, आई पुट द वैल्यू साइन 37 डिग्री 3/5, इट हैज़ कम 3/5 a प्लस बी. ठीक है, सो मेरे पास m2 की एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में सॉर्ट आउट हो गई, इस डायरेक्शन में सॉर्ट आउट हो गई इन टर्म्स ऑफ a एंड b. ठीक है, नाउ वी विल आइसोलेट ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट और उसके ऊपर विल अप्लाई द न्यूटन्स लॉज एंड टू फाइंड आउट द वैल्यूज a एंड b. ठीक है, a एंड b की वैल्यू आ जाएगी, देन वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस वेलोसिटी निकाल सकते हैं और ये निकाल सकते हैं बिकॉज इसकी वैल्यू वेज के लिए मेरे को b निकालना पड़ेगा और m2 के लिए मेरे को a और b दोनों निकालने पड़ेंगे. ठीक है, a और b आ जाएगा, देन वी अल्टीमेट एम इज टू फाइंड आउट दिस a एंड b कैसे आएगा इन दोनों की एक्सेलरेशन, ये कैसे आएगी, वंस वी अप्लाई द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑन ऑल द 3 बॉडीज. ठीक है, अब देखते हैं, अब विल मेक द FPD ऑन ईच एंड एवरी बॉडी एंड अप्लाई द NLM2.
ठीक है। सो सबसे पहले हम लिखते हैं मास m1 को लेते हैं। मास m1 के ऊपर क्या क्या लगेगा, एक तो इस पर नॉर्मल लग रहा होगा, एक इसका अपना वेट लग रहा होगा, एक इस पर टेंशन लग रही होगी और ये इधर मूव कर रहा है। ठीक है। सो m1 वेट आ गया, इसका टेंशन आ गई और नॉर्मल आ गया नीचे से, और ये राइट डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन ए से मूव कर रहा है। नाउ इस पर हम सेकेंड लॉ लगाएंगे इस डायरेक्शन में, बिकॉज विल अप्लाई द लॉ अलॉन्ग द डायरेक्शन। इसका इस डायरेक्शन में लगाते हैं। सो इधर कितना हो गया, किस ए को मूव कराने के लिए कौन सी फोर्स है मेरी, टी। सो टी आई कैन राइट इट डाउन, टी इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, फॉर विद दिस टी इज इक्वल टू एम ए आई कैन राइट इट डाउन। नाउ सेकंड में देखते हैं ऑन द वेज हम लोग अप्लाई करते हैं। वेज के ऊपर क्या क्या मेरी फोर्सेस हैं, एक तो टी इस डायरेक्शन में आ रही है और एक टी इस डायरेक्शन में है, और एक m2 की वजह से इस पर नॉर्मल आ रहा होगा इस डायरेक्शन में। ठीक है। नाउ विल ब्रेक इट डाउन, n2 को ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, ये n होगा, ये वर्टिकल के साथ, दिस इज 37 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 37 डिग्री। सो n1 cos 37 इस डायरेक्शन में आ गया और n1 sin 37 इस डायरेक्शन में आ गया। नाउ इस डायरेक्शन में b को मूव कौन कौन करा रहा है, t, और इसका अगर मैं t को इसमें ब्रेक करूँ इस कंपोनेंट में, पैरेलल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, सो दिस विल बी टी cos 37, बिकॉज दिस इज 37, दिस विल ऑल्सो 37। सो टी cos 37 इधर आ गया, टी ये है, सो टी माइनस टी cos 37 डिग्री, और इधर माइनस एन प्लस इधर की डायरेक्शन है, प्लस साइन 37 डिग्री इज इक्वल टू m3 इंटू ए। दिस विल बी माई Newton's second law से we have find out this equation, b, it is moving with b, m3b. okay, this is my equation now. in this direction we have find out कि कौन कौन सी फोर्सेस है। एक ये फोर्स है, ये अपोजिट डायरेक्शन में ये है, और एक मेरी ये तीन फोर्सेस है हमारी। दिस विल, इसका रिजल्टेंट हमारा m3 इंटू बी में मिलेगा। इस पर एक नॉर्मल ग्राउंड से लग रहा होगा और एक mg होगा, बट in our solution we don't require it, so we are not proceeding it forward. ठीक है, बाकी इस पे जो FBD बनाएंगे we'll make it n2 ग्राउंड से लग रहा होगा इस पे, और एक इसका खुद का मास होगा। सेम वे अब हम m2 को देखते हैं, इस वाले मास को। इसका एक अपना वेट लग रहा होगा, ठीक है, और इस पे एक नॉर्मल m3 की वजह से आया होगा और एक टेंशन आ रही होगी इधर। ठीक है, ये तीन फोर्सेस इस पे लग रही होंगी। नाउ विल ब्रेक डाउन दिस फोर्सेस, क्योंकि मेरे को आई एम हैविंग द एक्सेलरेशन ऑफ m3 इन दिस डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में विल फाइंड आउट द वैल्यू। ठीक है, दोनों डायरेक्शन में विल फाइंड आउट द वैल्यू। नाउ व्हाट विल डू, n को मैंने ब्रेक किया, दिस इज माई थीटा, दिस इज माई 37 डिग्री। ठीक है, सो n1 cos 37 ये आ गया, n1 sin 37। सेम वे दिस इज माई 37 डिग्री, सो t cos 37 आ गया, t sin 37 आ गया। अब इसकी मेरी वेलोसिटी, मेरी एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में ये है, सो आई विल से m2g, ये वाली वेलोसिटी m2g माइनस ये दोनों। ठीक है, m2g माइनस n1 cos 37 डिग्री माइनस t cos, because we have to find out in this direction. ठीक है, so net resultant force in this direction is m2g minus this, it is equal to my mass, here mass की एक और टर्म आएगी, m2 आएगा यहाँ पे, m2। ठीक है, this is my mass, m2 into this my acceleration। ठीक है, m2 into this acceleration, एक मास और आएगा यहाँ पे m2, राइट। सेम वे वर्टिकल इस डायरेक्शन में देखते हैं हम, सॉरी इस डायरेक्शन में मूव करते हैं। इस डायरेक्शन में इट इज़ मूविंग विथ 4a माइनस बी इंटू 5। तो इस डायरेक्शन में कैसे आएगी मेरी, इस डायरेक्शन में दिस इज सपोर्टिंग दिस माइनस दिस। ठीक है, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस m इंटू दिस। ठीक है, दिस n1 साइन थीटा माइनस दिस रिजल्टेंट फोर्स मेरी आ गई इस डायरेक्शन में, इंटू इज इक्वल टू ये मास इंटू acceleration in this direction, and acceleration in this direction is this. okay, so now मेरे पास जो unknowns हैं, t is unknown, n1 is unknown। ठीक है, 1 2 and a and b, 4 unknown है, and 4 equation I am having, and with this I'll solve कि t की वैल्यू पहले I'll just put the value of t is equal to ma here। ठीक है, यहाँ पे t is equal to ma डाला, यहाँ पे t is equal to ma डाला, तो मैं n1 की वैल्यू निकालो यहाँ से, और n1 की वैल्यू जस्ट पुट इट हेयर। ठीक है, n1 की वैल्यू पुट इट हेयर एंड t की वैल्यू पुट ma। सो यहाँ से यू विल बी हैविंग सेम वे, n1 की वैल्यू डालो, t की वैल्यू डालो, यू हैव द इक्वेशन इन a एंड b। ठीक है, a एंड b में इक्वेशन मिल जाएगी, क्योंकि बिकॉज यू पुट द वैल्यू ऑफ t एंड n1 फ्रॉम हेयर इन these two इक्वेशन, a और b में दो इक्वेशन मिल जाएगी। देन दिस रिजॉल्व दिस टू इक्वेशन एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ as3 एंड bs2, ये दोनों वैल्यू आ जाएंगी a और b की मेरी। ठीक है, नाउ मेरे को पूछा गया है कि वेलोसिटी ऑफ वेज बतानी है मेरे को व्हेन इट रीचेस द बॉटम, और m2 बताना है व्हेन इट इज गोइंग टू सो दिस विल कम वंस यू पुट द वैल्यू ऑफ m2 ऑल्सो। m2 की वैल्यू, ये सारी वैल्यूज डाल के, m1 m2 m3 की वैल्यूज डाल के, यू विल गेट द फाइनल वैल्यू ऑफ as3
एंड बी इज़ 2, ठीक है। नाउ मेरे को निकालना है कि ये टाइम पीरियड कितना लगेगा जब ये ब्लॉक मेरा बिल्कुल टॉप से बिल्कुल बॉटम तक यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया मेरा, ये दिस इज माई वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो आई पुट द वैल्यू एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर। ए वाई मैंने निकाला हो, ए वाई इज वॉट, दिस इज माई दिस वन, दिस इज माई ए वाई, दिस इज माई ए वाई 3/5 इंटू ए प्लस बी कितना हो गया 5, तो 3/5 ए प्लस बी कितना हो गया, ए प्लस बी इज माई 5 से 5 कैंसिल, सो 3 आ गया। सो इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन, ए वाई इज इक्वल टू 3, दिस M2 ब्लॉक, ठीक है, दिस M2। सो यहाँ पे एस वाई इज इक्वल टू हो गया यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए वाई टी स्क्वायर। ए वाई की वैल्यू मैंने 3 डाल दी, यहाँ से मेरा टाइम आ जाएगा, टाइम कम्स आउट टू बी 1 सेकेंड, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक आने में इसको 1 सेकेंड लग रहा है, टाइम आ गया मेरे पास। नाउ आई हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटीज। वेलोसिटी क्या होती है, वी फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू यू प्लस उसकी एक्सेलेरेशन, ठीक है, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। नाउ आई जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ यू इज 0, टाइम 1 सेकेंड है, ठीक है, और एक्सेलेरेशन अगर मेरे को पता है सबकी तो आई विल टेक आउट द वैल्यू। एक्सेलेरेशन ऑफ इसकी कितनी है, वेज की बी इंटू टी मैंने किया, सो दैट विल गिव मी वी इज इक्वल टू यू प्लस बी टी, बिकॉज एक्सेलेरेशन इज बी, सो दिस इज माई वेलोसिटी ऑफ वेज, बिकॉज बी इज माई 2, टी इज 1, सो 2 मीटर पर सेकेंड। नाउ मेरे को वेलोसिटी ऑफ M2 निकालनी है व्हेन इट रीचेज द बॉटम, सो वी एक्स इज माई ए एक्स इंटू टी। ए एक्स मैंने निकाला, ए की वैल्यू यहाँ पे डाली मैंने, आई जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ ए हेयर, सो 12 माइनस 2 10/5, तो एक्स आ गया मेरा 2 इंटू 1 इज 2, और सेम वे आई हैव टेकन आउट द वैल्यू ऑफ वी वाई। सो दिस इज माई वैल्यू ऑफ वी एक्स एंड वी वाई व्हेन इट रीचेज एट द बॉटम, जो ये M2 मेरा पहुँचेगा M2, और दिस इज माई वेलोसिटी ऑफ वेज व्हेन इट्स रीचेज द दिस ब्लॉक इज रीचेज एट द बॉटम, ठीक है, राइट। So this question consists of a lot of concepts, so it's a nice question. So but this question we have solved with respect to ground frame ना, ठीक है। अब आगे हम जितने भी questions करेंगे we'll try to solve it in a non-inertial frame of reference। अभी जो किया है with respect to ground किया है which is our inertial frame of reference, but this question can be solved through non-inertial frame of reference, ठीक है। तो उसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बैठना पड़ेगा, इस पे बैठ के we'll have to apply the pseudo force on this M2 इंटू बी हेयर, ठीक है। फिर उसको एंड वी हैव टू, दिस विल बी माई एक्सेलेरेशन, आई डोंट हैव टू ब्रेक इट डाउन इनटू, आई डोंट हैव टू डू इट इन द ग्राउंड फ्रेम, ठीक है। सो दैट ऑल्सो यू कैन ट्राई इट, बट लेटर पार्ट ऑफ दिस लेक्चर विल सी 1 or 2 क्वेश्चन ऑन द बेसिस, अब हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे विल डू इट ऑन द बेसिस ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बिकॉज दैट इज easy to the calculation will be easy when we are doing with non-inertial frame of reference, क्योंकि inertial में you have to consider 2 velocities x और y की consider करनी है, but here you can only consider one acceleration, this c only, okay। So later on we will do in this coming part of the lecture, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वी हैव अ पुली, स्ट्रिंग है, 2 मास कनेक्टेड है, M1 दोनों के मास m है। अगर ये दोनों मास m है तो दैट मीन्स दे आर इन इक्विलिब्रियम, इट विल नॉट मूव विद एनी एक्सेलरेशन। बट यहाँ पे क्या दे रखी है, एक बीड और दे रखी है ऑन दिस स्ट्रिंग, ठीक है, एक बीड और दे रखी है, एंड दैट इज हैविंग द मास m/2। तो इस साइड का मास मेरा m + m/2 हो गया, सो इट विल स्टार्ट with the acceleration a, ठीक है। ये वाली साइड it will start falling with this mass will start falling with the acceleration a, and this will go up with the acceleration a, ठीक है, because the strings is inextensible, तो जितना ये नीचे गिरेगा उतना ही ऊपर जाएगा, ठीक है। so this will be coming down with a, this will go up with a। मेरे को बताना है कि अगर ये बीट मेरी रेस्ट पे है while the block accelerate with a, ठीक है, तो मेरे को a निकालना है। सबसे पहले मेरे को ये निकालना है, अगर ये बीड मेरा रेस्ट पे है, ठीक है, बीड इज़ नॉट मूविंग, दैट मीन्स इट्स वेट इज, इसका जो वेट है इट्स बीन हैंडल्ड बाय द टेंशन, ठीक है। सो लेट्स सी दैट अनदर थिंग इज वी हैव टू फाइंड आउट कि अगर ये स्लाइड डाउन कर रहा है विथ कॉन्स्टेंट velocity with the string, that means अगर ये slide down कर रहा है constant velocity with the string means कि it is coming down with the acceleration, with same acceleration से आ रहा है, तभी इन दोनों के बीच में relative acceleration 0 है। अगर ये rest पे है that means it is having the relative acceleration। अगर ये rest पे है, अगर ये slide down कर रहा है और अगर ये slide down कर रहा है और ये block is also moving with some acceleration और इन दोनों के बीच में relative acceleration 0 है, that means इसका भी acceleration is same as ये acceleration block का, ठीक है। So that is the second case we are going to do। First case में it is on the rest, so we'll analyze that case। So now ये bead और rope के बीच में देखते हैं क्या हो रहा है। Suppose this is my bead, ठीक है, इसका normal tendency क्या होगी, because of weight it will fall down, but क्या है, friction is stopping it us, ठीक है। इसका नॉर्मल टेंडेंसी क्या है, mg इस पे नीचे लगेगा, सो इट इज़ नॉर्मल टेंडेंसी ऑफ मोशन क्या है इसका, फॉल डाउन। बट फ्रिक्शन, अभी मैंने फ्रिक्शन पढ़ा नहीं है, बट आई एम गिविंग यू अ हिंट ऑन दिस,
बट यहाँ पे जो है अल्टीमेटली फ्रिक्शन की वजह से क्या हो रहा है ना, यहाँ पे जो टेंशन है और यहाँ पे जो टेंशन है वो चेंज हो रही है फ्रिक्शन की वजह से, बिकॉज दिस बीड करेगा, बीड नीचे नहीं जा रहा है, तो जिसकी वजह से नीचे जाने के लिए इसे कौन रोक रहा है, फ्रिक्शन। सो द फ्रिक्शन की वजह से इक्वल एंड अपोजिट जो फ्रिक्शन आ रही होगी दैट विल बी कमिंग ऑन द स्ट्रिंग ऑल्सो, जिसकी वजह से यहाँ पे इसकी टेंशन चेंज हो गई, ठीक है। अलॉन्ग बीड के ऊपर टेंशन कुछ और हो गई, बीड के नीचे कुछ और टेंशन है। सो दैट इज़ द लॉजिक, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट हियर इट्स बीन यूज। सो वो कैसे होता है, दैट इज आई एम एक्सप्लेनिंग, वी हैव नॉट स्टडीड द कंसेप्ट ऑफ फ्रिक्शन येट, बट स्टिल आई गिव यू अ बिट ऑफ इंट्यूशन कि फ्रिक्शन कैसे एक्ट कर रहा है। फ्रिक्शन यू नो कि इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन। तो यहाँ पे ये बीड है, इसका मोशन क्या होगा, mg, ठीक है। इसका मोशन नीचे जाने की तरफ टेंडेंसी होगी, तो फ्रिक्शन क्या है, इसको रोक रहा है, फ्रिक्शन इसको रोक रहा है। सो इक्वल एंड अपोजिट, न्यूटन थर्ड लॉ कि ये एफ इस पे लगेगा मेरा रोप पे, इक्वल एंड अपोजिट। तो बिकॉज ऑफ दिस एफ दिस टेंशन इज गोइंग टू इंक्रीज, ठीक है। अभी तक इसमें टेंशन T1 थी, नाउ दिस एफ इज ऑल्सो गोइंग टू इंक्लूड, सो नाउ द टेंशन विल बी T1 plus F, that is equal to T2. But we don't have to worry about this F, we just finalize the tension as T2 because of this friction. Now the force has come, because of this friction now force has come, okay, because of friction now this frictional force has come, and because of that this T2, this ऊपर की साइड में इसका टेंशन गॉट चेंज, ओके। पहले इनिशियल थी, अगर ये बीड नहीं होती तो इसमें सिंपल टेंशन थी मेरी, अगर बीड मेरी मासलेस है देन फ्रिक्शन विल नॉट बी देयर, देन T1 इज इक्वल टू T2 आ जाएगा, ठीक है, अगर मेरी बीड मासलेस है। बट मेरे पास बीड मास है, मास को सपोर्ट करने के लिए एक फ्रिक्शन ऊपर की साइड में लग रहा होगा, सेम इक्वल एंड अपोजिट फ्रिक्शन मेरा नीचे रोप पे लग रहा होगा। अब ये इक्वल एंड अपोजिट मेरा फ्रिक्शन जो रोप पे लग रहा होगा, बिकॉज ऑफ दिस ओनली यहाँ पे इसकी टेंशन बढ़ रही होगी, ठीक है, बिकॉज टेंशन अब इसकी होगी T1 प्लस F, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू न्यू टेंशन दैट वी आर हैविंग T2, ठीक है। सो इसमें जो कॉन्सेप्ट है, बीड के ऊपर माई टेंशन विल बी T2, बीड के नीचे माई टेंशन विल बी दिस सेम ओनली T1, ठीक है, और यही टेंशन विल बी पास ऑन टू दिस वेट, ठीक है। दैट इज द कॉन्सेप्ट हियर इज बीन यूज्ड, this same tension is going to pass on to this. Now the question is quite easy, now it's just a FVD we have to make, that was the only concept here. So bead के ऊपर लगाते हैं, bead is at rest, so T2 is equal to इसका weight प्लस नीचे जो टेंशन इस पे लग रही होगी this T, ठीक है, बिकॉज टेंशन इज ऑलवेज अवे, तो यहाँ पे टेंशन T1 आ रही होगी, यहाँ पे टेंशन T2 आ रही होगी, सो दिस इज माई बीड, ठीक है। अब ब्लॉक पे देखते हैं, ब्लॉक के ऊपर पहले ये वाला ब्लॉक स्टडी करते हैं, दिस वन। सो ये नीचे ऊपर मूव कर रहा है, सो T2 माइनस mg इज इक्वल टू ma, और सेकेंड वाले के लिए देखेंगे इट विल बी mg नीचे आ रहा है माइनस T1 इज इक्वल टू ma। नाउ 2 और 3 को अगर मैं ऐड कर दूँ, सो mg विल गेट कैंसिल, आई गॉट द वैल्यू ऑफ T2 माइनस TA, T1 एज 2ma, ठीक है, 2ma, और T2 माइनस T1 इज इक्वल टू, अगर मैं इसको अप्लाई इस T2 माइनस T1 को इस इक्वेशन में डाल दूँ, T2 माइनस T1 इज नथिंग बट माई mg/2, यहाँ से मेरा m से m कैंसिल, a की वैल्यू आ गई मेरी g/4, दैट इज़ व्हाट आई हैव टू फाइंड आउट, ठीक है, एट विच रेट माई ब्लॉक एक्सेलरेट्स। नाउ सेकेंड देखते हैं कि अगर ये बीड भी स्लाइड डाउन कर रही है, दैट मीन दिस इज ऑल्सो कमिंग डाउन विद द सेम एक्सेलेरेशन विद विच दिस ब्लॉक इज कमिंग डाउन, तभी इन दोनों के बीच में रिलेटिव एक्सेलेरेशन 0 है एंड देयर इज अ कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। सो नाउ अभी तक क्या था, ये रेस्ट पे था, नाउ इट इज ऑल्सो फॉलिंग डाउन विद सम एक्सेलेरेशन, जो कि ब्लॉक की भी एक्सेलेरेशन होगी, दैट इज द चेंज हेयर नाउ, ठीक है। Here we have written down, therefore the relative acceleration between bead and block is equal to 0. So bead is falling down with acceleration A, same acceleration with of the block, and now it is not at the rest. So now we will apply, so it will be in a second law लगाएंगे. Now the imbalance force is there, because of this it is falling. So T1 plus m by 2g minus T2 is equal to m by 2 into a, जिस एक्सेलरेशन से फॉल डाउन कर रहा है. नाउ यहाँ पे T1 माइनस T2 मुझे पता है यहाँ से, ठीक है. आई जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ दिस इज माइनस टू ma, तो माइनस 2 ma इधर ले गया, सो इट विल बी 3/2 ma m by 2g, और यहाँ से एक्सेलरेशन मेरी आ गई अगेन 3/5, राइट. So that is the concept here in this question. Because the bead is not massless, तो जिसकी वजह से the tension got change, ऊपर नीचे टेंशन चेंज हो गया. दैट इज ऑल्सो वी हैव सीन इन द स्ट्रिंग्स विद द मास ना, कि अगर स्ट्रिंग के अंदर मास हो जाए तो ईच एंड एवरी पॉइंट द टेंशन गॉट चेंज. सो हियर ऑल्सो द टेंशन गॉट चेंज बिकॉज ऑफ अगर ये टेंशन विल ऑल्सो बी देयर, अगर ये इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन भी जीरो होता तब भी टेंशन सेम रहती, बट देयर इज अ फ्रिक्शन ऑल्सो, सो because of that also that the tension got changed. Tension change हो गई, that is the only thing is there in this question. We have to apply that concept, right? So next we'll move on to another question.
सो इस क्वेश्चन में भी वी हैव सिमिलर कॉन्सेप्ट लास्ट क्वेश्चन की तरह, बट थोड़ा कॉन्सेप्ट एक और डिफरेंट कॉन्सेप्ट है दैट वी आर गोइंग टू सी इट हियर। तो यहाँ पे क्या है, मेरे को अगेन अ पुली इज़ देयर एंड अ रॉड इज़ देयर, और इसके ऊपर एक बीड लगी हुई है मेरी। इट इज़ अ बीड जो कि इसके अक्रॉस एक बॉल है काइंड ऑफ जिसके अंदर होल है, और उसके अक्रॉस ये रोप जा रही है, ठीक है। सो नाउ सिस्टम को मैंने छोड़ दिया, तो नाउ दिस इज़ लाइक देयर इज़ अ फ्रिक्शन ऑन दिस, ये नीचे मूव करेगा बट देयर इज़ अ फ्रिक्शन ऑन दिस विच इज़ अपोजिंग इट्स मोशन, दिस इज अपोजिंग इट्स मोशन, देयर इज सम फ्रिक्शन इन दिस। सो इसके ऊपर जो फ्रिक्शन लग रहा होगा, सेम फ्रिक्शन डाउन मेरा इसके ऊपर आ रहा होगा, ठीक है, एंड विच इज़ गोइंग टू जनरेट द टेंशन इन दिस, ठीक है। इसकी वजह से टेंशन आ रही होगी मेरी इस साइड में, ठीक है। सो अगेन वी आर गोइंग टू सी इट हेयर। सो दिस इज माई बॉल विच इज़ कमिंग डाउन विद mg, फ्रिक्शन इज स्टॉपिंग इट, बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन ये एक यहाँ पे इस पर फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स आ रही होगी, सेम इक्वल एंड अपोजिट, जितनी यहाँ पे होगी उतनी यहाँ पे, एंड बिकॉज ऑफ दैट द टेंशन इज कमिंग अप हेयर, ठीक है। सो दिस टेंशन, अगर मैं इसको हटा दूँ, दिस टेंशन इज बिकॉज ऑफ दिस mg, ठीक है, जो मास मेरी बॉल का है, ठीक है। सो नाउ ये कह रहा है मेरे को कि फ्रिक्शन मेरे को निकालनी है, फ्रिक्शन बिटवीन द बॉल एंड द थ्रेड, ठीक है, ये बॉल एंड द थ्रेड के बीच में फ्रिक्शन एट टाइम t इज इक्वल टू t सेकेंड के बाद, जब बॉल इसके अपोजिट एंड पे पहुंच जाती है, दैट मीन्स बॉल हैज़ रीच अप हेयर। सो दैट सिचुएशन इज कि this mass is more, so it will fall down with some acceleration. This will also fall down some acceleration, but because of friction also that falling down will be less, because of friction the falling down will be less. So this will also fall down, this will also fall down, but ये ज़्यादा fall down करेगा, इन दोनों के बीच में relative acceleration आएगा, जिसकी वजह से after some time this ball will be reaching up here, ठीक है। ऐसे सिचुएशन आ जाएंगे, नीचे आ जाएगा, ball will be up here, ठीक है। So we have to find out कि वो बताना है मेरे को कि फ्रिक्शन कितना है जब ये t टाइम पीरियड में इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच गया, ठीक है। दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज देयर। सो नाउ टेंशन, द इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज माई टेंशन इज कमिंग इन दिस बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन, सो आई कैन से टेंशन, जो टेंशन होगी मेरी, दैट इज व्हाट द फ्रिक्शन इज, ठीक है। वो टेंशन इज, वाई द टेंशन इज फ्रिक्शन, वी हैव सीन इट हेयर, बिकॉज ऑफ mg जो बॉल की है, इसकी वजह से इक्वल एंड अपोजिट, इसकी वजह से टेंशन आ रही है इसमें, इसकी वजह से देयर इज अ फ्रिक्शन देयर, टेंडेंसी क्या है इसकी मूव करने के नीचे, जिसकी इस, और फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिट द रिलेटिव मोशन, जिसकी वजह से यहाँ पे फ्रिक्शन आएगी, सेम इक्वल एंड अपोजिट फ्रिक्शन मेरी स्ट्रिंग पे आएगी, एंड बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन माई टेंशन विल बी देयर। और अगर मैं ओवरऑल देखूँ, दिस इज इक्वल एंड अपोजिट नेगेटिव हो जाएगी, तो ओवरऑल देखूँ इस बॉल पे टेंशन ऊपर लग रही है और mg नीचे आ रही है, ठीक है। बट दिस बॉल इज मूविंग डाउन विद एक्सेलरेशन a1, दिस इज गोइंग डाउन विद एक्सेलरेशन a2। नाउ विल अप्लाई द न्यूटन्स लॉ, इस पर अप्लाई करते हैं पहले दिस वाले पे। तो इट इज़ कमिंग डाउन विद एक्सेलरेशन a1, सो mg माइनस t इज़ नथिंग बट माई फ्रिक्शन, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, t निकाल लेंगे, हमारा फ्रिक्शन आ जाएगा। सो यहाँ पे क्या हो गया, mg माइनस टी इज इक्वल टू ma1, और यहाँ से क्या है मेरा, दिस mg माइनस टी इज इक्वल टू a2। ये टेंशन यहाँ पे दोनों साइड सेम रहेंगे, बिकॉज माई इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग इज देयर, ओके। सो टेंशन दोनों साइड सेम रहेंगे, mg माइनस टी इज इक्वल टू ma2, यहाँ से a1 माइनस a2 निकाल दूंगा, दैट इज़ व्हाट माई रिलेटिव वेलोसिटी। तो मेरे को रिलेटिव वेलोसिटी मीन्स, इसको अगर मैं रेस्ट पे मान लूँ, तो माइनस a2, इसको मैं माइनस a2 करूँ, इस पर कंपाउंड माइनस a2 करूँ, ऊपर की साइड में a2, सो इट शुड मूव अप with the speed of a2 minus a1, with an acceleration of a2 minus a1, so that should be its relative acceleration, then it will has to cover, ये इसका relative acceleration। suppose relative acceleration के लिए क्या किया ना मैंने, इसको रेस्ट पे मान लिया, रेस्ट पे मानने के लिए I have to do minus a2 है, so और we sit on this, ठीक है, इसके ऊपर बैठ गए, अब ये रेस्ट पे हो गया, इस पे a2 इधर कंपाउंड कर दी, ठीक है, इस पे a2 इधर कंपाउंड कर दी। नाउ इट हैज़ टू मूव, ये रेस्ट पे है और ये यहाँ से ये कवर अप करना है, सो इट हैज़ टू मूव अप with a2 minus a1 acceleration, ठीक है। दिस इज माई रिलेटिव एक्सेलेरेशन ऑफ बीड विद रिस्पेक्ट टू माई रॉड, ठीक है। सो माई a2 minus a1 अपोजिट अप साइड में, दैट इज व्हाट वी हैव टू अप्लाई व्हेन वी आर गोइंग टू डू दिस, व्हेन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट दिस डिस्प्लेसमेंट। a2 minus a1 मैंने यहाँ से निकाल लिया, ठीक है, ये मैंने a2 minus a1 कर दिया, एंड आई हैव गॉट दिस वैल्यू a2 minus a1। नाउ आई नो माई रिलेटिव एक्सेलेरेशन इज दिस, इनिशियल वेलोसिटी इज माई 0, sy मैंने देखा, sy इज नथिंग बट माई l, so I apply this kinematics की second equation, sy is equal to uyt 1/2 ayt square, ay is nothing but my a2 minus a1 relative, this is all relative। अब इसको रेस्ट पे माना है, तो यहाँ बॉल जो है मेरी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, इट इज़ माई l, इनिशियल इज 0, a2 minus a1 इसका रिलेटिव एक्सेलेरेशन दोनों का, और ये टाइम पीरियड मेरे को दे रखा है t टाइम पीरियड में। यहाँ से आई जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ a2 minus a1 की ये दोनों वैल्यू डाल दूंगा, एंड फ्रॉम हेयर आई
गॉट द वैल्यू ऑफ दिस टी, टी की वैल्यू इज़ नथिंग बट माई एफ आर, ठीक है। टी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी मेरी, टी इज़ ओनली अननोन इन दिस इक्वेशन, ठीक है। टी इज़ नोन and only t is unknown, so I just put the value of a2 minus a1 यहाँ पे डाली and I've got the value of this fr. fr is nothing but my t, ठीक है। We have seen it here how fr is my t here, okay। So that was the concept here in this question, right। So we'll move on to the next question। So जैसा कि हमने देखा था पहले एक क्वेश्चन में हमने जो मोशन स्टडी किया था विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड किया था, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द मोशन फ्रॉम द नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस फ्रॉम द वेज, ठीक है। इसके अंदर when we study with the non-inertial frame of reference we have to apply a pseudo force, that is what we are going to see in this question। so एक wedge है मेरा, this wedge is there, ठीक है, और ये मास है, ठीक है, इन दोनों, और all the surfaces are smooth, ठीक है, और we just release करेंगे तो what is the tendency of this wedge to move, wedge के ऊपर एक तो it will be having a normal because of this block, जिसकी वजह से इसके ऊपर एक इधर की साइड में नॉर्मल का कंपोनेंट आएगा विच विल मेक इट मूव विद सम एक्सेलेरेशन, ठीक है, और ये अपने एम के कंपोनेंट की वजह से नीचे आएगा ही, तो इसकी वी से द एक्सेलेरेशन विल बी हेयर एंड इसकी एक्सेलेरेशन वी कैन से इट हेयर। तो इसको मैंने मान लिया कि इसकी एक्सेलेरेशन ए है, इसकी एक्सेलेरेशन ए है, स्मॉल ए है, ठीक है। सो स्मॉल एम की एक्सेलेरेशन स्मॉल ए आ गई और कैपिटल एम की वेज की मेरी एक्सेलेरेशन इस डायरेक्शन में ए आ गई। दिस एंगल इज गिवन टू मी थीटा, और जो ये ए है इट इज़ नथिंग बट माई एक्सेलेरेशन ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू एम, इसका मॉड है, ठीक है। इट इज़ नॉट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इट इज़ विद रिस्पेक्ट टू एम, और विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दिस प्लस दिस, और जो इसका रिजल्टेंट आएगा दैट इज़ व्हाट माई एम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। दैट इज़ व्हाट वी हैव सीन इन द लास्ट क्वेश्चन ऑल्सो एंड मेनी मोर क्वेश्चंस व्हाइल वी वर स्टडिंग दिस। तो इस क्वेश्चन में वी आर गोइंग टू सॉल्व इट विद नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दैट मीन्स वी आर गोइंग टू सिट ऑन दिस वेज एंड देन वी आर गोइंग टू स्टडी दिस block with reference to this wedge, okay। ये आ गई हमारी, तो वी डोंट हैव टू चेंज इट विद द ग्राउंड बिकॉज वी हैव टू स्टडी इट विद द वेज ओनली, दैट इज द एडवांटेज हियर, वी डोंट हैव टू चेंज इट टू द ग्राउंड। सो नाउ विल डू द एफबीडी, पहले एफबीडी हम लोग वेज पे लगाते हैं, ठीक है। वेज पे हमने लगाया, इस पर एक तो नीचे से ग्राउंड से लग रहा होगा, एक इसका अपना वेट लग रहा होगा। वी डोंट नीड इट बिकॉज द मोशन इज इन दिस डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, ऑल द फोर्सेज आर बैलेंस्ड, सो वी जस्ट हैव टू फाइंड आउट द फोर्सेज विच इज मूविंग, विच इज लेटिंग दिस वेज टू मूव इन दिस डायरेक्शन। तो इसकी वजह से नॉर्मल आएगा, जो ऊपर ब्लॉक है नॉर्मल के कंपोनेंट मैंने किए, ठीक है। दिस इज़ माई थीटा, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया। तो यू विल डू दिस थिंग ना, इट इज़ क्वाइट एन ईजी, इसको जब भी होता है इसको एक्सटेंड कर लो। सो दिस इज़ थीटा, दिस इज़ माई, ये थीटा हो गया, दिस इज़ ऑल्सो 90 डिग्री एंगल, सो दिस विल बी 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, दिस विल बी 90 माइनस थीटा, और ये 90 है, सो दैट विल बी थीटा, ठीक है। उसको एक्सटेंड कर लिया करो जब भी, एंड यू विल गेट के इसकी वैल्यू कैसे थीटा आ गई। तो ये थीटा हो गया, सो इट विल बी एन कॉस थीटा इधर आ गया, एन साइन थीटा इधर आ गया, और यहाँ पे मेरा एन साइन थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एम ए मोशन, ठीक है, दिस वेज के मोशन को इन दिस डायरेक्शन एक्सेलेरेशन, ओके। दिस इज माई एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए। नाउ विल सी स्टडी द मोशन ऑफ दिस ब्लॉक, ठीक है। ब्लॉक के ऊपर देखते हैं, ब्लॉक के ऊपर पहले इसका मास आ जाएगा, ठीक है, दूसरा इस पर नॉर्मल आ जाएगा, और तो कुछ नहीं आएगा इस पर, और एक हाँ, बिकॉज वी आर स्टडिंग इट फ्रॉम द reference frame of this wedge, so this is a non-inertial reference frame because it is accelerating, so we have to apply the pseudo force। pseudo force क्या होती है इसकी, इस पे अपोजिट डायरेक्शन में we have to apply, this is m into a, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन और इसका मास we have to apply that, so this will be my pseudo force in this direction on this block, ठीक है। इस डायरेक्शन में ma आ जाएगी मेरी, I'll just break down ma along this and this direction, it will be ma sin theta and this is theta, so ma cos theta इस डायरेक्शन में आ जाएगा। mg को मैंने ब्रेक किया, इधर आ गया mg sin theta, इधर आ गया mg cos theta। सेम वे मैंने n को ब्रेक किया, n इधर आ गया, n मेरा इस पे ऐसे था, सो n sin theta n cos theta इधर आ गया, ठीक है। आई ब्रेक इट डाउन, एंगल आप देख लेना, मैंने जैसे बताया कि सबस्टेंड जस्ट एक्सटेंड इट एंड एक्सटेंड करके विद दिस यू रिलेट द एंगल, ठीक है। मेरे पास सारे हो गए, अब मैं इस डायरेक्शन में निकालता हूँ बिकॉज इस डायरेक्शन में इज माई एक्सेलेरेशन। तो इस डायरेक्शन में क्या क्या है मेरी, दिस प्लस दिस और these two only which is driving it down in this direction, there is no other force, these two forces only which is driving this block in this direction, so I can write it down mg sin theta this plus ma cos theta is equal to ma in this direction, right। vertical direction में देखते हैं, this is n और इस डायरेक्शन में मेरा mg cos theta आएगा एक कंपोनेंट, और इस डायरेक्शन में मेरा ma cos theta, so n plus ma sin theta is equal to mg cos theta, n plus ma sin theta is equal to mg cos theta। वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है, so n plus ma cos theta n sin theta is equal to mg cos theta, ठीक है। नाउ I'll find the value of n here, n की वैल्यू क्या आ गई मेरी, ma by sin theta, ये n की वैल्यू I just put it here, I just put the value of n here,
एम ए बाई साइन थीटा, एंड ये ए इज़ ओनली अननोन टू मी नाउ, एन की वैल्यू अगर मैं रख दूँ एम इंटू ए बाई साइन थीटा, यहाँ पे एन की वैल्यू रख दूँ इस पूरी इक्वेशन में. नाउ ए इज़ माई अननोन, सो आई कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए. ठीक है, ए की वैल्यू निकाली विच इज़ दिस वैल्यू हैज़ कम एम जी साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाई एम प्लस एम साइन स्क्वायर थीटा. ए की वैल्यू मेरी आ गई. नाउ आई पुट द वैल्यू ऑफ ए इन दिस इक्वेशन. ठीक है, इस इक्वेशन में ए की वैल्यू डाल दो एंड यू गॉट द वैल्यू ऑफ ए स्मॉल ए. ठीक है, ए की वैल्यू ये वाली इस इक्वेशन में डाल दो बिकॉज ए इज़ ओनली अननोन एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ this a, you will get the value. Okay, so that's how with the non-inertial frame of reference you can also solve this set of question rather than going into the ground frame. Ground frame से solve करने से अच्छा lesser calculations होती हैं when you solve it with non-inertial frame of reference. ठीक है, so ऐसे ही एक और question देखते हैं that also we are going to solve it with non-inertial frame of reference. ठीक है, इसमें भी same motion हो रहा है with respect to wedge of this block. ठीक है, पहले तो मोशन का इंट्यूशन लेते हैं. अगर हम इस फिगर में अगर ये दोनों मासेस को अगर छोड़ दें तो हाउ द मोशन इज़ गोइंग टू हैपन. सो यहाँ पे इस बड़े वाले ब्लॉक पे एक टेंशन इधर आ रही है. ठीक है, टेंशन का एक कंपोनेंट इधर आ रहा होगा विच इज़ मेकिंग इट मूव इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, इसकी वजह से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा. अगर ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है दैट मीन्स दिस ब्लॉक विल बी टचिंग हेयर इन दिस सरफेस. ठीक है, ब्लॉक विल बी टचिंग हेयर इन दिस सरफेस एंड दिस ब्लॉक इज ऑल्सो बिकॉज ये इधर मूव कर रहा है तो ये दिस विल बी ये पुली मेरी इधर आती जाएगी. सो दिस ब्लॉक विल बी फॉलिंग डाउन. दिस ब्लॉक विल बी फॉलिंग डाउन विद सम एक्सलेशन. सो दैट इज द मोशन इज देयर. दैट मोशन इज देयर एंड दिस ब्लॉक विल बी टचिंग दिस. ठीक है, ये मेरे को दिया हुआ है दिस ब्लॉक विल बी टचिंग दिस बिकॉज अगर ये इस डायरेक्शन में मोशन करेगा सो ऑब्वियसली ये इधर की साइड में जाकर टच होगा ना, इधर की साइड में जाकर टच होगा. सो नाउ दिस इज माई एक्सलेशन ऑफ बिग ब्लॉक एम and this is my acceleration of small, but this acceleration is again is the acceleration of m with respect to m, that is the mod of this. This is not with respect to ground. ये जो acceleration है it is not with respect to ground. This acceleration is with respect to capital M. ठीक है, now मेरे को एक कंडीशन आ गई, m इस डायरेक्शन में मूव करेगा, a इस डायरेक्शन में मूव करेगा. now I have to find out इन दोनों के बीच में पहले रिलेशनशिप क्या है. we'll do it with either the segment method or the virtual method. We'll do it with the virtual work method. So virtual work method में देखते हैं. So इस पे दिस ब्लॉक पे ये टेंशन है मेरी इस डायरेक्शन में. सो टी इसमें दिस टी और इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ये ए. सो ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है. दिस एंगल इज थीटा बिकॉज दिस इज थीटा. सो दिस एंगल विल बी थीटा. सो टी इंटू टी कॉस थीटा इंटू इस डायरेक्शन में जो मूव करेगा इंटू एक्स एम. टी कॉस थीटा इंटू एक्स एम माइनस ये टी ऊपर है और ये नीचे अगर एक्स एम स्मॉल ये कैपिटल एम अगर इस डायरेक्शन में एक्स एम मूव करेगा और ये स्मॉल एक्स एम नीचे मूव करेगा इस डायरेक्शन में, इट इज़ कमिंग डाउन. सो और बट टेंशन इज अबव, इट इज़ कमिंग, डिस्प्लेसमेंट इज डाउनवर्ड. सो आई कैन राइट इट डाउन टी डॉट एक्स एम माइनस बिकॉज द एंगल इज 180 डिग्री बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. सो यहाँ से टी कैंसिल. एक्स एम को इफ आई डबल डिफ्रेंशिएट माई एक्स एम विल कम दिस ए एंड small xm will come this coming down. ठीक है, सो इससे मेरा रिलेशनशिप आ गई a cos थीटा कैपिटल A cos थीटा इज इक्वल टू स्मॉल a. सो यू कैन ऑल्सो डू विद द सेगमेंट ऑल्सो. ठीक है, सेगमेंट के थ्रू भी कर सकते हो. ओके, यू कैन डू इट विद द सेगमेंट ऑल्सो बट वी हैव गॉट इट. दिस इज माई रिलेशनशिप बिटवीन दिस a and this a. Now we'll analyze the motion with respect to this m. So we'll sit on this and then we'll analyze the motion. इसके ऊपर बैठ के क्या करेंगे तो इस पर एक pseudo force आ जाएगा इस पर m into a का. ठीक है, इस पर m into a का एक pseudo force आ जाएगा. So पहले इसको एनालाइज करते हैं, इसका FVD बनाते हैं. इसके ऊपर क्या होगा, एक तो इसका mg लग रहा होगा, एक ग्राउंड से नॉर्मल लग रहा होगा. ठीक है, और एक ये जब इस पर ब्लॉक टच कर रहा होगा तो ब्लॉक विल बी पुशिंग इट हेयर. ठीक है, इस पर एक नॉर्मल इस डायरेक्शन में आ रहा होगा एंड इस पर एक it is having the tension in this direction. This is my tension. ठीक है, this is having the tension in this direction और एक टेंशन इसकी इस डायरेक्शन में आ रही होगी. ठीक है, दो टेंशन है मेरी, एक टेंशन इसकी इस डायरेक्शन में आ रही होगी, एक टेंशन इसकी इस डायरेक्शन में आ रही होगी. ठीक है, नाउ वी हैव पुट इट, टेंशन इस डायरेक्शन में आ गई, एक टेंशन मेरी इस डायरेक्शन में आ गई, mg वेट हो गया और स्पेस ब्लॉक की वजह से इधर n लग रहा होगा. दिस इज माई n. सो टोटल मेरा ये आ गया इस पे सारी फोर्सेस. नाउ I have to see कि इस डायरेक्शन में मोशन है, इस डायरेक्शन में मोशन के लिए I'll break down this t component along this direction. So it is t cos theta. This angle is theta. T cos theta. So it will be my t cos theta minus n is equal to ma. So इस डायरेक्शन में मेरा मोशन है
वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, इक्विलिब्रियम है, सो वी डोंट रिक्वायर दैट. सो यहाँ से मेरा आई टेक आउट द वैल्यू ऑफ टी यहाँ से. नो आई डोंट, विल कीप इट लाइक दिस. So this is my equation number. I'll just put it one equation. Now we'll solve for the FBD for this block. ठीक है, इस ब्लॉक का बनाते हैं. इस ब्लॉक पे क्या लग रहा होगा, एक mg लग रहा होगा, एक टेंशन आ रही होगी और एक इसकी वजह से यहाँ पे नॉर्मल आ रहा होगा. ठीक है, एक नॉर्मल आ गया और एक स्यूडो फोर्स आ रही होगी बिकॉज वी आर स्टडिंग विद रेफरेंस टू द ब्लॉक. तो एक स्यूडो फोर्स इधर आ गई, नॉर्मल रिएक्शन इसका बिकॉज ऑफ बिग ब्लॉक इधर आ गया, एक mg आ गया और एक टेंशन आ गया. एंड इट इज़ मूविंग इन दिस डायरेक्शन. सो इस डायरेक्शन में जो इसकी वी कैन से ma जो आ रही है स्यूडो फोर्स, दैट इज इक्वल टू इस डायरेक्शन में बिकॉज इट इज़ इन इक्विलिब्रियम, इट इज़ नॉट मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू दिस बिग ब्लॉक ना. सो दिस टू फोर्सेस आर इक्वल. ठीक है, इट इज़ इन इक्विलिब्रियम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. सो एम ए इज इक्वल टू एन और वर्टिकल में क्या है मेरा एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम ए. ठीक है, यहाँ पे ए की वैल्यू मैंने डाल दी ए कॉस थीटा. ठीक है, ए की वैल्यू जस्ट पुट ए कॉस थीटा एंड नाउ यू हैव दिस टी. यहाँ पे आप एन की वैल्यू उठा के डाल दो एम ए. ठीक है, एन की वैल्यू यहाँ से ये यहाँ पे डाल दी. सो टी आ गया आपका एम प्लस एम, इधर आ जाएगा ये एम प्लस एम ए डिवाइडेड बाय कॉस थीटा. अब इस टी को उठा के यू जस्ट पुट इट इन इक्वेशन नंबर 2. टी को डालो, ए की वैल्यू यू हैव कैपिटल ए कॉस थीटा और यहाँ पे ए है. विद दिस यू सॉल्व एंड यू गॉट द वैल्यू ऑफ ए एज एम जी कॉस थीटा डिवाइड बाय एम प्लस एम 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. ओके, दिस इज व्हाट यू विल गेट, राइट. सो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में भी ये है सेम है कि इस क्वेश्चन में भी वील एनालाइज इट थ्रू द नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ठीक है, सो इस क्वेश्चन में भी क्या होगा, ये ब्लॉक है. ठीक है, इसके ऊपर ये पहले वेज है, इट इज़ फिक्स्ड. इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है कैपिटल एम का और एक ब्लॉक एम ऐसे रखा हुआ है. ठीक है, सो इसके ऊपर क्या है कि इट विल मूव डाउन. ठीक है, ये मूव डाउन करेगा एंड दिस विल मूव हेयर विद रिस्पेक्ट टू दिस. ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम. ये जो स्मॉल एम का एक्सेलेरेशन इधर आएगा एंड द कैपिटल एम विल मूव डाउन विद सम एक्सेलेरेशन हेयर. ठीक है, सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एक्सेलेरेशन ऑफ मास, एक्सेलेरेशन ऑफ दिस स्मॉल एम. इसका मेरे को एक्सेलेरेशन निकालना है स्मॉल एम का. ठीक है, स्मॉल एम का एक्सेलेरेशन निकालना है. सो लेट्स वर्क, लेट्स स्टार्ट. सो विल एनालाइज इट थ्रू द नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ये जो मेरा एक्सेलेरेशन आ रहा है इधर, इट इज़ बिकॉज इट इज़ विद रिस्पेक्ट टू दिस, सॉरी दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस एम. ठीक है, we have written down this acceleration is with respect to this m. So we will analyze it with the reference frame here. यहाँ पे बैठ के देखेंगे. So पहले इस पे लगाते हैं. ठीक है, इस पे क्या है, मेरा मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है. विल अप्लाई द इस डायरेक्शन में. सो मेरा वेज की तरफ से इस पे n1 इधर आ रहा होगा और ब्लॉक की तरफ से पहले ऊपर से नॉर्मल रिएक्शन ये आ रहा है. इसको मैंने कंपोनेंट में ब्रेक डाउन कर दिया. दिस इज़ माई थीटा. सो एन कॉस थीटा एन साइन थीटा. ठीक है, और इस पे एम जी इधर है, एम जी को मैंने ब्रेक कर दिया एम जी साइन थीटा एम जी कॉस थीटा. ठीक है, इधर कॉस थीटा आ गया, एम जी कॉस थीटा एम जी साइन थीटा और एक नीचे से इस पे नॉर्मल रिएक्शन आ रहा होगा फ्रॉम द वेज. वी डोंट हैव टू कंसिडर इट बिकॉज आवर मोशन इज इन दिस डायरेक्शन. अब इस डायरेक्शन में मेरी फोर्सेस कौन कौन सी हैं, एम जी साइन थीटा एंड एन साइन थीटा. ठीक है, एम जी प्लस एन साइन थीटा, एम जी साइन थीटा प्लस एन साइन थीटा प्लस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू माई एम ए. ठीक है, इस डायरेक्शन में मेरा ये आ गया एक इक्वेशन. नाउ विल एनालाइज द सेकेंड ब्लॉक. इसका एफ बी डी एनालाइज करते हैं. इसको ब्लॉक कर लिया इस पे बिकॉज वी आर एनालाइजिंग थ्रू इट. सो इसके ऊपर एक स्यूडो फोर्स लगेगा इन दिस डायरेक्शन एम इंटू ए का. ठीक है, इस डायरेक्शन में इसके ऊपर इसका मास इंटू एक्सेलेरेशन ये वाला जो आएगा, इस पर एक एक्सेलेरेशन लगेगा एम इंटू ए का. अब इसको वी हैव टू ब्रेक दिस इंटू दिस डायरेक्शन एंड दिस डायरेक्शन. दिस इज़ माई थीटा. सो एम ए कॉस थीटा इधर आ गया और एम ए साइन थीटा इधर आ गया और इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा फ्रॉम दिस बिग ब्लॉक. ठीक है, और एक इसका अपना एम जी लग रहा होगा. यहाँ से यहाँ पे निकाल लो एम जी. यहाँ से द मोशन इज़ इन दिस डायरेक्शन. सो यू कैन से द मोशन इज़ इन दिस डायरेक्शन बिकॉज ऑफ दिस एम ए कॉस थीटा. सो यहाँ पे आ गया मेरा एम ए कॉस थीटा इज इक्वल टू दिस एम ए. ठीक है, सो एम ए कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ए आ गया मेरा. यहाँ पे एक ही आ गया और दूसरा मैं वर्टिकल में देखता हूँ. वर्टिकल में आ गया मेरा एन प्लस एम ए, वर्टिकल में एन प्लस एम ए साइन थीटा इज इक्वल टू इसके रिस्पेक्ट में वर्टिकल इसके रिस्पेक्ट में इट इज़ लाइक इक्विलिब्रियम, इट इज़ ओनली मूविंग इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में. सो वर्टिकली क्या होगा, एम ए साइन थीटा प्लस एन इज इक्वल टू एम जी. ठीक है, ये मेरी इक्वेशन आ गई. यहाँ से एन की वैल्यू निकाली मैंने, इसको इधर ले गया. सो इधर आ गया मेरा एम जी माइनस एम ए साइन थीटा एंड आई पुट द वैल्यू ऑफ दिस एन हेयर
ठीक है, यहाँ पे मैंने डाल दिया। सो यहाँ पे मेरा एक अननोन रह गया ए ओनली, क्योंकि यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी इसको मैं एन डालूंगा तो ए आ जाएगा, जिसकी वजह से मेरा आई कुड एबल टू फाइंड आउट माई वैल्यू ऑफ ए है। ठीक है, कैपिटल ए मेरा आ गया। नाउ आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, मेरे से ए एम पूछा हुआ है और ये मेरा जो दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू एम दे रखा है। सो नाउ आई हैव टू फाइंड आउट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो एक्सेलेरेशन ऑफ मास स्मॉल एम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना होगा, एक्सेलेरेशन ऑफ स्मॉल एम विद रेफरेंस्ड फ्रेम एंड एक्सेलेरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम। ठीक है, तो यहाँ मेरे को ये दे रखी है, दिस इज़ नथिंग बट माई आई, इस डायरेक्शन में ए आई है, और ए एम जो मेरा आया है यहाँ पे, अगर मैं इसको इधर ब्रेक करूँ एंड इधर ब्रेक करूँ, सो दिस इज़ माई थीटा, सो दिस विल बी 90 में, दिस विल बी माई थीटा। सो इधर डायरेक्शन में आ जाएगा मेरा ए कॉस माइनस ए कॉस थीटा, सो माइनस ए कॉस थीटा इधर आ गया, और वर्टिकल डायरेक्शन में आ जाएगा मेरा ए माइनस ए साइन थीटा। ठीक है, अगर मैं ये एक्स और वाई लूँ तो ये आ जाएगा ऐसे इस डायरेक्शन में ए साइन थीटा और ये ए कॉस थीटा। ठीक है, ये ऐसे इसके कंपोनेंट्स आ गए, एंड आई जस्ट ब्रेक इट डाउन, माइनस ए कॉस थीटा एंड ए साइन थीटा जे, ये ए एम के मेरे कंपोनेंट्स आ गए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, नाउ आई नो ए इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, यहाँ से हमने देखा था ए इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, ये एक्स कंपोनेंट दोनों कैंसिल हो गए, नाउ ओनली दिस कंपोनेंट इज लेफ्ट, ए एम इज इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इट विल बी फॉलोइंग लाइक दिस ओनली, माइनस ए साइन थीटा से। ठीक है, दैट इज माई, और इसका विल डू द मॉड ए साइन थीटा इन दिस डायरेक्शन इट विल बी डू। ओके, सो दैट इज व्हाट द एक्सेलेरेशन ऑफ माई स्मॉल एम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, राइट। Now we'll see another question. So this is also quite an interesting question. It is having a hidden concept in it. So यहाँ पे ये कह रहा है कि ये A है and ये B है, and this is how in this arrangement it is over the pulley. This arrangement is there. So यहाँ पे मेरे को पूछा है system is released from the rest आफ्टर टाइम टी, मेरे को एक्सेलेरेशन बतानी है इन दोनों की। तो हमारा जो हमने अभी तक कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, हम लोगों का क्या रहता है, एक इंट्यूशन कि यहाँ पे हम लोग ऐसे निकाल देंगे वी ए इज इक्वल टू इस डायरेक्शन में इसका कांस्टेंट रहना चाहिए। सो इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी सेम है, तो वी ए आई कैन राइट इट डाउन इज इक्वल टू वी बी कॉस थीटा। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ए इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, बट दिस इज एट राइट नाउ इंस्टेंट। ठीक है, इट इज़ नॉट आफ्टर टाइम टी, ये से पूछा आफ्टर टाइम टी, बिकॉज आफ्टर टाइम टी क्या हो रहा होगा ना, ये यहाँ पे पहुँच रहा होगा, इसका थीटा भी चेंज हो रहा होगा, वी आर नॉट कंसिडरिंग दैट, ये थीटा हो गया ऐसे हो रहा होगा, इसका थीटा भी चेंज हो गया, यहाँ पे थीटा था यहाँ पे थीटा डैश हो गया। ठीक है, सो वी हैव बीन आस्क्ड आफ्टर द टाइम टी, इट इज़ नॉट लाइक कि राइट अवे मोमेंट में देखेंगे तो वी ए यहाँ पे आ गया आपका वी बी कॉस थीटा, और राइट अवे मोमेंट में इसकी एक्सेलेरेशन आ गई ए इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है, ये राइट अवे की आ गई, इट इज़ नॉट आफ्टर टाइम टी, बट वी हैव टू फाइंड आउट आफ्टर द टाइम टी। आफ्टर द टाइम टी में मतलब जब मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा दिस थीटा विल ऑल्सो भी डिफ्रेंशिएटेड। ठीक है, इसका भी डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। एट राइट नाउ का मतलब है थीटा इज कांस्टेंट, अगर मैंने अभी देखा थीटा इज कांस्टेंट, सो आई एम नॉट डिफ्रेंशिएटिंग दैट फैक्टर, बट आफ्टर टाइम टी दिस थीटा विल बी वेरिंग, सो वी हैव टू डिफ्रेंशिएट दिस कॉस थीटा फैक्टर ऑल्सो, राइट। That is what we have to do. Suppose at this instant is my this velocity, I differentiate it with respect to t to get the value of a and ab after time t. As theta also changes with t, so that also we are going to consider. So यहाँ पे इसका डिफरेंशिएट किया dv by da। अब ये दो मेरे दोनों वेरिएबल हैं, इन दोनों को करेंगे, और इसको पहले करेंगे डिफरेंशिएट, इसको कांस्टेंट रखेंगे, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको कांस्टेंट रखेंगे। तो पहले इसको किया db by dt, ये नथिंग बट माई ab, इसको कॉस थीटा कांस्टेंट रखा, फिर मेरा वी बी, अब नाउ थीटा इज ऑल्सो चेंजिंग, सो माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई टी टी। सो दिस इज माई एक्सेलेरेशन आफ्टर टाइम टी। ओके, ये वाली जो थी वो एट दैट इंस्टेंट एट इनिशियल लेवल इटसेल्फ के राइट अवे एट टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, दैट इज माई एक्सेलेरेशन, बट आफ्टर टाइम टी इफ आई हैव टू फाइंड आउट आई हैव टू इंक्लूड दिस फैक्टर ऑल्सो। ओके, राइट, सो दैट इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट हियर इन दिस क्वेश्चन, सो दैट्स व्हाई आई थॉट टू पुट इट अप हियर। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ऐसे ये दो रिंग है और इसके बीच में एक रॉड, इसके बीच में एक स्ट्रिंग है, और ये दो रिंग्स हैं, इनके बीच में ऐसे अरेंजमेंट बना हुआ है। सो इट इज़ लाइक अगर ये इधर के साइड में इट मूव विद दिस एक्सेलेरेशन एंड इट विल कम डाउन विद दिस एक्सेलेरेशन एंड इट विल रीच लाइक हेयर एंड हेयर, ऐसे मूव करेंगे इस सर्कल में। ठीक है, सो वी विल सी कि इट्स मोमेंट, इस जो इसका रिंग का जो मोशन होगा, एक्सेलेरेशन इधर होगा और इसका मोशन इधर होगा। वी जस्ट हैव टू रिजॉल्व दिस, वी हैव टू रिजॉल्व द फोर्सेस इनटू दिस डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्सेस क्या होंगी इस रिंग के ऊपर, इट इज़ इधर टेंशन होगी, सेम वे इस रिंग के ऊपर इधर टेंशन होगी, इधर इसका mg होगा और इधर इसका mg होगा। ठीक है, mg का कोई कंपोनेंट इसके इधर नहीं आएगा, बस t का आएगा। सो हेयर आई कैन से t cos थीटा, ये 45 डिग्री है, सो दिस विल ऑल्सो बी 45, सो t cos थीटा t cos 45 इज इक्वल टू ma।
ये वाला कंपोनेंट जो आएगा टी कॉस थीटा का कंपोनेंट 45 का कंपोनेंट इज डूइंग दिस एक्सेलेरेशन, ठीक है, ऑफ ए इन दिस साइड। अब इसका देखते हैं, इसके दो कंपोनेंट आएंगे, इसका एम भी आएगा, तो एम और इसका कंपोनेंट इधर होगा टी कॉस 45 डिग्री, सो एम cos 45 sin 45 ये सेम होता है, सो एम ये हो गया sin t sin 45, सो एम नीचे एम जी माइनस टी साइन 45 इज इक्वल टू एम ए, एंड ये मेरे को वैल्यू पता है, वी जस्ट रिजॉल्व इट, ठीक है, इसको रिजॉल्व करेंगे एंड वी गॉट द वैल्यू ऑफ टेंशन, ये टेंशन निकालनी थी इसके बीच में, सो वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ टेंशन फ्रॉम हियर, ठीक है। यहाँ पे एक अरेंजमेंट दे रखा है, अगेन दो रिंग है रॉड के ऊपर और ये आपस में स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, ठीक है, और ये जो है रिंग मेरा नीचे जा रहा है V1 से और ये मेरा रिंग ऊपर जा रहा है V2 से, सो आई हैव टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन V1 एंड V2 के बीच में रिलेशनशिप। तो इसको करने के लिए विल अप्लाई आवर सेगमेंट मेथड। सेगमेंट में हमने ब्रेक डाउन कर दिया 1 2 3 4। अब 1 और 2 को इसके सेगमेंट को ओनली दिस मोशन इज ओनली अफेक्टिंग 1 और 2 के मोशन को, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, बिकॉज ऑफ दिस द लेंथ ऑफ 1 एंड 2 सेगमेंट की बढ़ेगी, सो डेल्टा L1 प्लस V प्लस V1 कर दिया मैंने। 3 और 4 के सेगमेंट को देखते हैं, 3 और 4 के सेगमेंट में, ठीक है, इसका जो कंपोनेंट इधर आएगा वो कितना आएगा, V1 cos थीटा, सो V1 cos थीटा इस सेगमेंट को क्या करेगा, कम करेगा, ठीक है, तो माइनस V1 cos अल्फा, अगर ये अल्फा है, सॉरी तो ये अल्फा है, सो वी कैन से दिस इज ऑल्सो अल्फा, तो यहाँ पे जो इसका कंपोनेंट इधर आएगा दैट इज V1, ये आएगा V1 cos अल्फा, तो V1 cos अल्फा इस सेगमेंट को क्या करेगा, छोटा करेगा, बिकॉज इस डायरेक्शन में आ रहा है तो इसको छोटा करेगा इसकी लेंथ को, सो वी कैन से माइनस V1 cos अल्फा। और यहाँ पे क्या है मेरा, यहाँ पे V2 ऊपर जा रहा है तो इस डायरेक्शन में इसका आ जाएगा V2 cos अल्फा, ये भी इस सेगमेंट को छोटा करेगा, सो माइनस साइन आ गया, माइनस V2 cos अल्फा, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करूँगा, दैट इज नथिंग बट माई जीरो, बिकॉज देर विल नॉट बी एनी चेंज इन द स्ट्रिंग, इसको ऐड किया जीरो, एंड विद दिस आई हैव गॉट द रिलेशनशिप बिटवीन V2 एंड V1, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक पर्सन है, ये हॉट एयर बलून में ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये ऊपर some force will be there on this which is supporting its weight, which we say FB, buoyancy force, और person is there, this person is there in this and there are some packets there ना, ठीक है, इसके अंदर कुछ पैकेट्स हैं, बट क्या होता है कि नॉर्मली इट गोज अप, सो नॉर्मल होता है FB माइनस mg इज इक्वल टू, इट यूजली गोज अप इन दिस डायरेक्शन, बट क्या होता है, बिकॉज ऑफ सम डिफेक्ट इट स्टार्टेड कमिंग डाउन, हमें बोल रहा है इट स्टार्टेड कमिंग डाउन, फॉलिंग डाउन विद g/3, ठीक है। अब मेरे से पूछा जा रहा है कि मैंने कितने ये पैकेट्स ड्रॉप करें इसमें से ताकि ये दोबारा से ऊपर जाने लगे, और मेरा FB विल ऑलवेज बी द सेम, ठीक है, FB विल सेम। तो पहले सिचुएशन देखते हैं मेरी कि ये नीचे आ रहा है g/3 से, ये कह रहा है पहले नीचे आ रहा है g/3 से, फिर मैंने पैकेट फेंके तो मेरा मास मैंने कम कर दिया, इसमें से मास कम कर दिया तो मेरा mg कम हो जाएगा, जिसकी वजह से इट विल बॉयंसी फोर्स बढ़ जाएगी, इट विल स्टार्ट गोइंग अप, सो दैट इज़ व्हाट इज हैपनिंग हियर। सो पहले कंडीशन देखते हैं कि जब डिफेक्ट वाली कंडीशन है, सो FB मेरा पॉइंट फोर्स ऊपर है, mg नीचे है, सो नाउ mg is more, but so that this is coming down, so I can say imbalance force will arrange it in Newton's second law and say mg minus FB is equal to mg/3, ठीक है, नीचे आ रहा है ये। सेकेंड सिचुएशन में क्या होता है मेरा, सेकेंड सिचुएशन में मैं कुछ पैकेट्स ड्रॉप कर देता हूँ, तो मैंने m1 पैकेट इसमें से ड्रॉप कर दिया, सो नाउ माई वेट विल बी m1 माइनस m1 हो जाएगा इंटू g इस डायरेक्शन में, और अब ये नाउ मेरे को बोलना है कि इट विल बी मूविंग अप in this direction, weight कम हो गया, now buoyant force is more, so now it will be lifting up this air balloon, so F minus this m minus m1g is equal to my this m minus m1g by 2, this is my acceleration, so I just add both of them, FB से FB cancel हो जाएगा, and I'll get the value of m1 is my only unknown, I get the value of m1 as 5/9 m, ठीक है, this is the value I've got it after arranging this, okay। बस यही कॉन्सेप्ट था इसमें एक buoyancy का। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में ये क्या कह रहा है कि एक ब्लॉक रखा हुआ है सरफेस पे, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे, और एक फोर्स है इस पे ऐसे लग रही है, बट ये जो जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है ना, यहाँ पे सपोज ये आ गया तो थीटा भी बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे थीटा, यहाँ पे अगर थीटा 20 डिग्री है तो यहाँ पे थीटा 45 डिग्री हो गया, फिर यहाँ पे और एक्स बढ़ा तो यहाँ पे थीटा 80 डिग्री हो गया, सो ये थीटा भी टाइम के साथ बढ़ता जा रहा है, एक्स के साथ डिस्प्लेसमेंट के साथ बढ़ता जा रहा है, सो थीटा वेरीज एज थीटा इज इक्वल टू kx, ठीक है। और मेरे को फाइनली बताना है फंक्शन ऑफ वेलोसिटी कि हाउ द वेलोसिटी व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू थीटा निकालना है हमें, ठीक है। सो फोर्स है मेरा, फोर्स की वजह से इस डायरेक्शन में कुछ एक इस पर एक्सेलेरेशन आ रही होगी, F cos थीटा आ रहा होगा, बिकॉज ऑफ दिस F cos थीटा इसमें कुछ एक्सेलेरेशन आ रही होगी, एक्सेलेरेशन आ रही बिकॉज
एफ कॉस थीटा इस डायरेक्शन में है, थीटा इज वेरिंग, सो एक्सीलेशन मस्ट बी वेरिंग, एक्सीलेशन वेरी कर रहा होगा तो वेलोसिटी मस्ट बी वेरिंग। तो ये रिलेशनशिप निकालनी हमने कि थीटा इस डायरेक्शन में है, थीटा की वजह से वी कैन टेक आउट द वी नो दैट एफ कॉस थीटा की वजह से एक्सीलेशन आ रही होगी, and this acceleration is varying on this theta. Same way change acceleration we can write it down in velocity and we can get the relationship between velocity and theta. That is what we have to do. So इस डायरेक्शन में मेरी एक्सीलेशन आ गई, एक्सीलेशन इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा बाई एम। ठीक है, यहाँ पे मैंने कॉस थीटा को डाल दिया, थीटा के वैल्यू मैंने डाल दी के एक्स। ठीक है, और मैंने एक्सीलेशन को लिख दिया बिकॉज माई रिलेशनशिप इज विद एक्स, डिस्प्लेसमेंट के साथ है, तो वी कैन चेंज इट एस ए एस वी डॉट डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे मैं डी एक्स को ले गया एंड आई ये वी डी वी हो गया, यहाँ पे मैं डी एक्स को ले गया एंड आई जस्ट इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 to v and 0 to x and we have got the relationship between v and this kx. Kx is nothing but my theta. Okay, we have got the relationship between v and theta, right? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है ना, तो ये मेरा अरेंजमेंट ऐसे दे रखा है, पुली, सेकेंड पुली, एंड दिस इज़ माई मास m जो कि ग्राउंड पे रखा हुआ है, और यहाँ पे एक मास 4m है जो कि हाइट पे है। अब मैंने इसको रिलीज़ किया तो मास मेरा 4m नीचे आएगा, वो h हाइट पे रखा हुआ है अभी। ठीक है, तो जब ये नीचे आएगा तो ये हिट कर जाएगा इस पर। ठीक है, ये हिट कर जाएगा, ये ऊपर जा रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक पहुँचा, जब इसने यहाँ पे हिट किया, व्हेन इट हिट हेयर, द 4m का जब यहाँ पे हिट करेगा तो दैट मीन्स टेंशन यहाँ पे जीरो हो जाएगी, स्लैक हो जाएगी ना, ये टेंशन जीरो हो जाएगी, ये टेंशन जीरो हो जाएगी, ये सारी टेंशन जीरो, तो स्लैक हो जाएगा। इसके बाद ये जो m है, दिस विल स्टार्ट डूइंग द प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, और द मोशन अंडर द ग्रेविटी। ठीक है, वर्टिकल मोशन अंडर द ग्रेविटी करेगा, ऐसे ऊपर से जाके नीचे गिर जाएगा। सो मेरे को बताना है ये मैक्सिमम हाइट कितना यहाँ तक गया विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये मेरे को h प्लस दिस टोटल हाइट जो ये यहाँ तक गया होगा ये निकालनी है। ठीक है, सो अगेन ये जो मेरा मास है ये नीचे आके गिरेगा, जब ये यहाँ पे नीचे आके टच हो जाएगा तो पुली और इसके बीच में जो स्ट्रिंग के बीच में टेंशन है वो जीरो हो जाएगी, टेंशन इसमें जीरो हो गई, तो दिस टेंशन इज ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन दिस टेंशन, ये भी टेंशन जीरो, ये भी टेंशन जीरो। तो ये मास जब ये यहाँ से आके गिरेगा जिस टाइम पीरियड में कि ये डिस्टेंस h कवर करेगा, तो ये भी कुछ स्मॉल मास विल ऑल्सो कवर अप सम डिस्टेंस, ये भी यहाँ तक कुछ ना कुछ पहुँचेगा। ठीक है, वी हैड टू सी के यहाँ पे कितना पहुँचेगा। जैसे ही यहाँ पे टच किया उसके बाद इसका मोशन कंस्ट्रेंट नहीं रहेगा, इट विल बी अ फ्री फॉल मोशन, ये ऊपर जाएगा एंड इट विल रीच अप टू द मैक्सिमम एंड इट विल फॉल बैक। ठीक है, सो मेरे को ये हाइट निकालनी है कि कितना है h, ये है हाइट है इसकी, दैट हाइट वी हैव टू फाइंड इट आउट, राइट। सो लेट्स प्रोसीड। पहले विल सी कि इट इज़ कमिंग डाउन विद एक्सेलेरेशन a, इट इज़ गोइंग अप विद एक्सेलेरेशन a2। हम विल फाइंड आउट द, ये एक सिंगल स्ट्रिंग है, सो टेंशन विल बी हेयर t1, हेयर t और यहाँ पे 2t आ जाएगी। सो नाउ वी कैन सी द रिलेशनशिप बिटवीन दिस एंड दिस, इन दोनों की एक्सेलेरेशन में रिलेशनशिप आ गया मेरा विद वर्चुअल वर्क मेथड। दिस a2 विल बी 2 टाइम्स ऑफ a1। ठीक है, अगर ये x नीचे आएगा तो ये 2x ऊपर चला जाएगा। सो दैट इज़ व्हाट द रिलेशनशिप। सो सपोज ये यहाँ से यहाँ पे नीचे आया h, सो जब ये यहाँ पे टच करेगा सो इट शुड हैव रीच 2h। ठीक है, दैट इज़ व्हाट द रिलेशनशिप ऑफ दिस a2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a1, क्योंकि इट इज़ मूविंग फास्टर विद एक्सेलेरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे वी कैन से h अगर मूव किया यहाँ से यहाँ तक, तो ये जब टच करेगा तब तक ये जो m है ये ऑलरेडी 2h तो चला गया हुआ, इसके बाद जाके इसमें रिस्ट्रिक्टेड मोशन हट जाएगा इसका और ये फ्री फॉल करने लगेगा इसके बाद, तो ये 2h तो इसकी हाइट ये आई जाएगी। ठीक है, 2h इसकी हाइट आई जाएगी। नाउ फर्दर, नाउ विल अप्लाई द, अब मेरे को यहाँ पे हाइट मैक्सिमम निकालने के लिए मेरे को इस पॉइंट पे जब ये यहाँ पे पहुँच जाएगा, सपोज यहाँ पे h हिट किया और ये 2h यहाँ पे आ जाएगा इसका, ये 2h पे मेरे को इसकी वेलोसिटी निकालनी है। जब मैं यहाँ पे इसकी वेलोसिटी निकाल दूंगा आई कैन नो कि मैक्सिमम हाइट कितनी पहुँचेगा, बिकॉज h इज इक्वल टू माई दिस v² बाई 2g होता है। ठीक है, यहाँ पे ये मेरा हाइट आ जाएगी फिर ये वाली हाइट। ठीक है, दिस ये उसके ऊपर कितना और ऊपर जाएगा हाइट पे, ये आ जाएगी मेरी। तो मेरे को यहाँ पे इसकी वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी जब ये 2h पहुँच जाएगा, जब ये 2h पहुँच जाएगा, जब ये h बिल्कुल 4m इस पर टच कर जाएगा। सो अभी पहले वी हैव सीन द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सेलेरेशन, नाउ विल फाइंड आउट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन निकालते हैं। पहले वो कैसे निकालेंगे, विल अप्लाई द न्यूटन्स सेकेंड लॉ, इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। दैट इज इट इज़ कमिंग डाउन mg माइनस 2t, दिस इज़ 4mg माइनस 2t इज इक्वल टू 4ma, इससे नीचे आ रहा होगा, ये ऊपर जा रहा होगा, t माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू 2a, ट्वाइस एक्सेलेरेशन से। ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको कैंसिल हो जाएगा ये 2, सो इट विल गिव मी a1s, इसकी ये नीचे आ रहा होगा g/4 से और ये ऊपर जा रहा होगा g/2 से। ठीक है, दिस इज़ व्हाट वी हैव गॉट। इससे मेरा a1 और a2 आ गया, g/4 एंड g/2। नाउ आई नो इट इज़, आई नीड टू फाइंड आउट द
वेलोसिटी जब ये 2h कवर अप कर जाएगा, ठीक है। आप इसकी वेलोसिटी निकालते हैं बिकॉज ये जब नीचे गिरेगा h, ठीक है, और ये जो स्मॉल m है वी हैव सीन इट विल रीच 2h बिकॉज द रिलेशनशिप इज लाइक दिस, ठीक है। relationship is its acceleration is double and initial velocity is 0, so obviously it will reach up to this कि जितने टाइम पीरियड में जब यहाँ से यहाँ पे हिट करेगा उतने टाइम पीरियड में it will reach 2h height, small m जो है 2h height हिट कर जाएगा। 2h पे I need to find out its velocity, so initially we'll do this second equation of kinematics, velocity final is equal to initial velocity plus acceleration कितनी है इस पे m पे, और ये यहाँ पे s कितना कवर किया है, s कितना है मेरा 2h कवर किया है, ठीक है। यहाँ पे एक्सेलेरेशन मेरी आ गई जो इसकी है g/2, दिस इज माई एक्सेलेरेशन ऑफ a2 g/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल, मेरी वेलोसिटी आ गई इस पॉइंट पे √2gh, ठीक है। इस पॉइंट पे वेलोसिटी √2gh आ गई। अब मेरे को वेलोसिटी पता लग गई, अब ये हाइट कितनी मूव करेगा यहाँ से यहाँ तक, ये जो अब इसका जो कंस्ट्रेंट मोशन खत्म हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक कितनी हाइट मूव करेगा, दैट इज h = v²/2g, दैट इज अगेन न्यूटन काइनेमेटिक्स की थर्ड इक्वेशन लगाई, यहाँ से मेरा आ गया h डैश = v²/2g, v² की वैल्यू डाली मैंने √2g, यहाँ से h आ गया मेरा, h डैश आ गया मेरा h, सो टोटल हाइट आ गई मेरी यहाँ से यहाँ तक, पहले ये ऑलरेडी 2h किया प्लस इसने h और ट्रेवल कर लिया, ठीक है। सो इट इज़ नॉट अप टू द स्केल, दिस इज h और ये 2h अप टू द स्केल नहीं है, सो h अगर ये है तो 2h शुड बी कम अप हेयर, बट यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट कि ये 2h मूव करेगा, और इसके बाद जो इसका फ्री फॉल होगा यहाँ से यहाँ तक जो जाएगा दैट इज अप टू द h जाएगा, वी हैव कैलकुलेटेड इट। सो टोटल इसकी हाइट जो आएगी फ्रॉम द ग्राउंड जब ये इस पे हिट कर जाएगा इट विल बी 3h, राइट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो दिस इज आई थिंक दिस इज अ लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस लेक्चर, एक बार देख लेते हैं, फिर टेक अ क्विक रिव्यू, फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से क्या पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये दे रखा है सीलिंग से, एंड दिस स्ट्रिंग इज अटैच, दिस स्प्रिंग इज देयर, और ये मास m है, एंड दिस इज गोइंग ओवर द पुली, और ये मास m है, तो ठीक है ये नीचे मूव करेगा, ये इसको इधर पुश कराएगा, और ये पॉइंट पे यहाँ पे पहुँच के, ठीक है, इसके अंदर स्प्रिंग फोर्स डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। जब ये स्प्रिंग फोर्स इतनी हाई हो जाएगी कि बिकॉज इसके अंदर स्प्रिंग फोर्स होगी, तो इसको इट विल कीप ऑन पुशिंग इट इन दिस डायरेक्शन, और इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट भी आएगा फिर, और एक हॉरिजॉन्टल भी आएगा। जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा ये वाला, अगर वो इसके वेट से ज़्यादा हो गया, दिस mg अगर इसके वेट से ज़्यादा हो गया, देन इट विल लिफ्ट, द ब्लॉक विल बी ब्रेकिंग अप फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। सो ये m इसका यहाँ पे मूव कर गया, ये स्ट्रिंग मेरी स्ट्रेच हो गई, जिसकी वजह से kx मेरी इधर आ गई, और इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा विच इज़ kx cos थीटा, अगर मेरा कंपोनेंट इधर आ गया ये, अब ये kx cos थीटा इफ इट्स ग्रेटर देन और इक्वल टू mg हो गया, तो इसके बाद ये ब्लॉक ऊपर उड़ जाएगा, ठीक है। दैट इज़ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट कि कितने x मूव करने के बाद यहाँ पे ये ब्लॉक ऊपर उड़ जाता है, ठीक है। सो लेट अस नाउ कंसीडर एट पॉइंट दिस, ठीक है, इट इज़ एट दिस पॉइंट, यहाँ से इट रीचेज अप हेयर, सो दिस इज़ माई x, सो नाउ b के ऊपर इट इज़ माई इधर ky, सपोज ये जो इसका जो इंक्रीमेंट हुआ है दैट इज़ y, वी कैन टेक दिस इंक्रीमेंट इज़ y, ठीक है। सो इसकी जो लेंथ का इंक्रीमेंट है y, सो लेंथ कितनी हो गई x प्लस y इज़ माई इंक्रीमेंटल लेंथ, और ये लेंथ कितनी हो गई इसकी, अगर ये मेरी l है एंड दिस इज़ माई थीटा, दिस विल बी थीटा, तो ये लेंथ कितनी हो गई l प्लस y जो इंक्रीमेंट हुआ है इज इक्वल टू l, दिस इज माई l सेक थीटा, दिस इज माई l सेक थीटा, ठीक है। तो y मेरा कितना आ गया, l सेक थीटा माइनस l इज इक्वल टू l सेक थीटा -1, ठीक है। ये मेरा y आ गया जो मेरा एक्सटेंशन आया है, ठीक है, ठीक है ना। ये मेरा जो हो जाएगा दिस इज़ नथिंग बट l प्लस y हो जाएगा, यहाँ पे एक्सटेंशन आया है इसमें y का, जिसकी वजह से इसमें फ्रिक्शन, जिसकी वजह से इसमें स्प्रिंग फोर्स आएगी ky, बिकॉज y इसमें एक्सटेंशन आया है, सो इसकी टोटल जो लेंथ हो जाएगी, पहले l थी तो l प्लस y ये हो गई, और ये इसकी लेंथ ये l है, ये थीटा है, सो आई कैन से दिस विल बी l सेक थीटा, ठीक है। यहाँ से l इधर ले आया तो y मेरा आ गया l इंटू सेक थीटा -1, ठीक है। सो ये एक रिलेशन आ गया मेरा y इज इक्वल टू जो ये एक्सटेंशन आया इट इज़ l सेक थीटा -1, ठीक है। नाउ विल हैव टू फाइंड आउट दिस थीटा, ये थीटा मेरा निकलेगा, ये थीटा निकलेगा, सो दिस थीटा विल बी इक्वल टू दिस थीटा, जिसकी वजह से मेरा x, ये मेरे को पता है l, सो देन मेरा tan थीटा आएगा x बाई l, और यहाँ से मेरा x की वैल्यू आएगा जब मैं इधर ले आऊँगा, तो मेरे को थीटा चाहिए, नाउ आई हैव टू फाइंड आउट दिस थीटा। तो नाउ इसका जो कंपोनेंट है ky का इस डायरेक्शन में, इट विल बी ky cos थीटा, दैट शुड बी इक्वल टू mg टू लिफ्ट ऑफ, ठीक है। यहाँ पे मैंने y की वैल्यू रख दी l सेक थीटा cos थीटा mg
इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा के एल 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। यहाँ से मेरा कॉस थीटा आ गया, कॉस थीटा आ गया 1 माइनस एम जी बाई के एल। ठीक है, कॉस थीटा को आई कैन राइट इट डाउन, इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है, और इसको मैंने लिख दिया, इसको मैंने डिवाइड कर दिया, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा इज़ नथिंग बट माई सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा, इसको मैंने अगर डिवाइड कर दिया 1 से, सेक कॉस स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, एंड सेक स्क्वायर थीटा इज़ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का अंडर रूट कर दूँ तो टेन थीटा आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से टेन थीटा, आई विल जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ टेन थीटा हेयर एंड गॉट द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, सो कॉन्सेप्ट ये था इसमें कि एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा मेरा स्प्रिंग फोर्स का, विच इज़ गोइंग टू लिफ्ट इट अप, और उसकी वजह से एक्स निकालना है। सो वी कैन गेट द रिलेशनशिप इन कॉस थीटा। कॉस थीटा से विल रीच अप टू टेन थीटा विथ सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इससे मैं यहाँ पे पहुँचा, cos square theta I can write it down as cos theta is nothing but 1 by sec theta, जिससे मेरा sec square theta निकाल सकता हूँ मैं। sec square theta is nothing but 1 plus tan square theta, यहाँ से tan square theta निकाल दिया, and just put the value of tan theta here and got the value of x which has been asked from us कि कितने डिस्प्लेसमेंट के बाद ये लिफ्ट अप हो जाएगा। ठीक है, राइट। So I think we are done with our questions. So yes, next lecture will be on friction. So we are done with our motion without friction. अभी तक जितना भी हमने पढ़ा we have not considered any frictional force अभी तक, जितना भी हमने मोशन पढ़ा है, but that is not realistic scenario. Realistic scenario में हमेशा friction force आएगा. So now next chapter से we are going to study the friction force. अभी तक हम लोगों ने वी जस्ट फिनिश्ड इट विदाउट द फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, यही सेम कंसेप्ट होंगे, बस इन कंसेप्ट के ऊपर देयर विल बी वन मोर सुपरपोजिशन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से जो मोशन का पैरामीटर्स हैं दैट विल गेट चेंज अ बिट, सो दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, सो टुडे वी हैव सीन क्वेश्चन बेस्ड ऑन आर द लेक्चर्स विच यू हैव डन न्यूटन्स लॉज के ऊपर एंड कंस्ट्रेंट्स के ऊपर, and we have seen pulley system constraint, we have seen wedge system constraint, pulley wedge system constraint. These all questions we have seen, and we have seen some different concepts that has been used in this set of questions. Okay, so I think कुछ एक questions अगर रहे होंगे so we'll cover up in the last once जब हमारा friction हो जाएगा, तो उसके बाद अगर कुछ questions रहे होंगे in PYQ, अगर मुझे लगा कि PYQ में something is some question is coming with some different concepts, so I'll just pick up that question and I'll just put it here. But I think if you try the PYQ after reading this, I guess you could able to do all the PYQs that is without the friction part. Okay, so next lecture में मिलते हैं फिर। ठीक है, we'll meet up with in next lecture we'll start the friction. ठीक है, so okay, all right.